नींद। मन ही मन चंद्रपीड़ ने इस शब्द को उसी ढंग से उच्चारण किया जिस तरह महाभारत की देवयानी ने भय के उद्देश्य से कहा था। हंसी। हाय सखा, यह कोई स्वर्ग का राज्य तो नहीं? आज उसे नींद आएगी भी या नहीं? चंद्रपीड़ को इसमें संदेह था। और सिर्फ आज ही क्यों, आज, कल या परसों, कभी भी क्या वह कभी चैन से सो सकेगा? लोकमोहन ने अगर श्रावणी से जाकर सारी बातें कही तो श्रावणी क्या सोचेगी? शायद वह यही सोच लेगी चंद्रपीड़ ने ही लोकमोहन के सामने अपनी लालसा का प्रस्ताव रखा होगा। फिर दिमाग श्रावणी उसके बारे में क्या सोचेगी? हे भगवान, लोकमोहन के दिमाग में यह दुर्बुद्धि क्यों कर आई? एक सुंदर सी छवि पर उन्होंने काली क्यों पोत दी? चंद्रपीड़ चला गया। उसके चले जाने के बाद भी दरवाजे का पर्दा कुछ समय तक डोलता रहा, फिर स्थिर हो गया। चंद्रपीड़ का चला जाना और फिर उस हिलते पर्दे को देखकर अजीब स्तब्धता की मूर्ति बने बैठे रहे। उस लटकते पर्दे को वे अपलक देखते रहे जब तक उसका हिलना बंद नहीं हुआ। बहुत देर बाद लोकमोहन सहसा नींद से जागे। अपने किए काम पर वे स्वयं आश्चर्यचकित थे। उन्होंने यह क्या कर डाला? क्या इसलिए उन्होंने चंद्रपीड़ को अपने कमरे में बुलवाया था? और उधर लोकमोहन से धक्का खाकर चंद्रपीड़ अपने कमरे में जाकर बैठ गया। यह चोट उसके लिए एक अप्रत्याशित चोट थी। आश्चर्य तो इस बात का था कि लोकमोहन इस तरह की भूल कर कैसे बैठे। या यह उनकी भूल नहीं थी, परीक्षा थी, या संदेह का निश्चित रूप से समझने के लिए यह उनकी कोई नई चाल थी। उन्होंने चंद्रपीड़ को 2 दिन का समय दिया था, पर इसका जवाब चंद्रपीड़ के पास था कहाँ? जितनी बार वह सोचने की कोशिश करता, उसका मन संकुचित हो जाता और वह स्वयं को ही धिक्कार उठता। चंद्रपीड़ श्रावणी को मानता है, खूब प्यार करता है, पर लोकमोहन चाहे कितने ही अनुकंपा की दृष्टि से उसे सेंटिमेंटल बॉय कहकर पुकारे, फिर भी चंद्रपीड़ बार बार यही कहेगा, सभी प्यार एक जैसा नहीं होता। श्रद्धा, प्रीति और संवेदना से भरे उस नापाक प्यार को चाहे संसार के लोग ना समझना चाहे, फिर भी अपने इस श्रद्धा भरे प्यार में चोट पहुंचे, ये वह ऐसा नहीं होने देगा। श्रावणी के सामने प्रस्ताव पेश होने के पहले ही श्रावणी के पास से भाग जाएगा। पर लोकमोहन के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा थी। ऐसे चरित्रवान पुरुष विरले ही दिखाई पड़ते हैं। एकमात्र पुत्र का शोक भी जिन्हें परास्त नहीं कर सका, जिन्हें असहाय नहीं बना सका, ऐसे व्यक्ति को श्रद्धा किए बिना वह नहीं रह सकता था। चंद्रपीड़ ने पहले दिन से ही चरित्र की गंभीरता और दृढ़ता के कारण लोकमोहन को श्रद्धा से देखा था, और आज उनके मन की कोमलता देखकर वह श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। दृढ़ता और ममता का ऐसा समन्वय संसार में दुर्लभ है, और इसलिए उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे प्रचंड व्यक्तित्व के आगे अधिक समय तक अपने को संभाल कर रखना मुश्किल है। कहकर चला जाए, यह भी चंद्रपीड़ के लिए कठिन था। एक कागज और कलम लेकर वह बैठा। लोकमोहन को अपनी असमर्थता बताकर उनसे माफी मांगी। फिर सोचा, श्रावणी को भी चिट्ठी लिखना ठीक रहेगा, पर लिखने में वह सफल ना हो सका। आखिर उसे वह क्या लिख सकता था? क्या अपने भागने का कारण बताए? वह श्रावणी के को उस आकस्मिक प्रस्ताव से धक्का खाकर वह भागने को मजबूर हो गया। यह बात भी कहीं कहीं लिखी जा सकती थी। अंत तक वह लिख ही नहीं पाया। बार बार मन में विचार उठता, श्रावणी उसे कितना अभद्र सोचेगी, पर फिर शायद कुछ भी ना सोचे। अनादि के मार्फत सारी बातें वह अब तक शायद सुन ही चुकी होगी। अनादि बड़े ही साफ और खुले दिल का आदमी है, कोई बात पेट में पचती नहीं। अंत में चंद्रपीड़ ने तय किया कि उसका अभी ही चला जाना ठीक रहेगा। फिर कुछ दिनों बाद वह चिट्ठी लिखकर समझा देगा। बहुत समय तक भेंट न होने पर अपनी इस दिन की स्थिति को बताना भी शायद आसान रहेगा। किस मजबूरी में वह इस बेतुके ढंग से भागा था, शायद श्रावणी समझ सकेगी। दूसरी तरफ लोकमोहन भी परेशान थे। चंद्रपीड़ को बुला भेजने के पहले तक तो वे सोच रहे थे कि इस लापरवाह लड़के को थोड़ा डरा धमका कर समझा देंगे कि भद्र परिवार में अपना आचरण भी भद्र रखे। कहेंगे, मन की सारी इच्छाओं को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आवेश में आकर वह जाना बेवकूफ़ी है। स्थिति को जानना समझना चाहिए, विचार और बुद्धि से उसे परखना चाहिए। संभव और असंभव दोनों को पहचानने के लिए सतर्क रहना चाहिए। फिर जल्दी भी किस बात की है? मन की पंखुड़ियों को धीरे धीरे फैलने दो। प्यार के कमल को खिलने के लिए रात्रि की तपस्या और सूर्योदय की साधना की जरूरत पड़ती है। इतनी जल्दी ही अगर सब कुछ हो जाए तब लोकमोहन का गौरव ही टूट जाएगा। श्रावणी सस्ती साधारण बन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
चंद्रपीड़ को सचेतन करने के आवेश में सब कुछ उलट पुलट गया। उन्हें उनकी भूल का आभास हो गया। जिसे डांटने के लिए बुलवाया था, इतनी देर तक उसी की खुशामद करते रहे। किस अदृश्य शक्ति की इच्छा से ऐसा हुआ, यह लोकमोहन स्वयं भी नहीं बता सके। लोकमोहन के हिसाब में ही कोई त्रुटि रह गई होगी। श्रावणी की तरह चंद्रपीड़ भी तो यही कहकर चला गया, मुझे माफ कीजिएगा। क्या चंद्रपीड़ की बात सच थी या किसी धूर्त की चाल? इतने दिनों तक जज की कुर्सी संभाल कर भी लोकमोहन आदमी के चेहरे की अभिव्यक्ति को पहचानने में भूल कर बैठे। बहुत देर बाद लोकमोहन कमरे में आकर बाहर खड़े हो गए। कमरे से देखा चंद्रपीड़ के कमरे की बत्ती जल रही है। थोड़ा हैरान भी हुए। कौन सी गंभीर चिंता लेकर वह अब तक बत्ती जलाकर जाग रहा था, पर नहीं, किसी गहरे सोच में डूब रहने के लिए कोई कमरे की बत्ती जलाकर नहीं रखता। रोशनी मन को विमग्न कर देती है। बाहर की रोशनी मन को भी बाहरी चीजों पर खींच लाती है। मन के अंदर जो अंतर्मन है वहां तक पहुंचने ही नहीं देती। इसलिए तो श्रावणी के कमरे में अंधेरा था। आज का दिन किस तरह बीत गया वह श्रावणी नहीं बता सकती, क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं। लोकमोहन ने उसका अपमान ही किया होगा, नहीं तो और क्या बात हो सकती थी। अपमान की यंत्रणा से अधिक विस्मय की वेदना श्रावणी को सता रही थी। लोकमोहन आखिर चाहते क्या थे? विधवा लड़की किसी गैर युवक के साथ सहज ढंग से गपशप करते हुए अंतरंग बनती जा रही थी। किसी भी अभिभावक को यह बुरा लग सकता था। श्रावणी यह जानती थी, और वह अभिभावक अगर लड़के के ससुर हों तो क्षमाहीन क्रोध से उनका कठोर होना स्वाभाविक था। पर उस साधारण मानदंड से क्या लोकमोहन के स्वच्छंद विचारों को नापा जा सकता था? क्या लोकमोहन श्रावणी को किसी भयंकर परीक्षा में परखना चाहते थे? इसका जवाब श्रावणी किससे मांगे? लोकमोहन को समझना बहुत मुश्किल है। अंधेरे कमरे में पड़ी मन ही मन श्रावणी ने कहा, मैं ठीक नहीं हूँ, सुखी भी नहीं हूँ। पर उस दिन तक तो मैं कितनी सुखी थी। उस सामान्य सुख को भी लोकमोहन ने तहस नहस कर डाला। इससे तो अच्छा होता कि लोकमोहन श्रावणी का अधिक भला चाहते ही नहीं। श्रावणी का मन विद्रोह से कांप उठा। आखिर क्यों लोकमोहन, क्यों श्रावणी की इतनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं? अपने किस जटिल गणित का हल निकालने के लिए श्रावणी के सामान्य जीवन की शांति छीन रहे हैं? क्या श्रावणी को वे किसी प्रयोग की सामग्री समझ बैठे हैं? यह मकान लोकमोहन का है। विश्वमोहन के साथ उसकी शादी हुई थी। क्या केवल इसी अधिकार से श्रावणी इस घर में आश्रय पर पड़ी रहेगी? लेकिन सिर्फ इतनी ही बात तो नहीं, लोकमोहन ने हृदय में भी उसके लिए सारा प्यार भरा है। उस भरोसे का, विश्वास का भी तो कोई बंधन है। यह बंधन ही श्रावणी को विद्रोह करने से रोकता रहता है। श्रावणी का जीवन इतना जटिल क्यों है? विश्वमोहन की मृत्यु बिना कारण अकस्मात क्यों हुई? विश्वमोहन अचानक श्रावणी को लगा बहुत दिन हो गए उसने विश्वमोहन का फोटो नहीं देखा। ताज्जुब है, ऐसा हुआ कैसे? प्रति क्षण तो यह फोटो उसके सामने ही रहता है, पर सामने रहकर भी वह धीरे धीरे सामने से हट रहा है। एकाएक श्रावणी बिस्तर पर उठ बैठी, बत्ती जलाई, विश्वमोहन के फोटो के पास जाकर खड़ी हुई। उदास नयनों से देखकर मन ही मन बोली, दूर जाना नहीं हो सकेगा, यहीं रहना पड़ेगा, अलग और स्थिर होकर। छोटा सा टेबल मामूली सा फर्नीचर से सजा हुआ। यह फ्लैट डॉक्टर निर्जन सोम का था। फ्लैट में विलासिता की छाप नहीं थी, सुरुचि की छाप थी। 2 मंजिले पर फ्लैट के कमरे से लगे 3 हाथ के बरामदे में फूलों के कई टब रखे थे। उससे बरामदे की सुंदरता और बढ़ गई थी। फिलहाल टब के किसी पौधे में फूल नहीं खिले हुए थे, केवल हरी पत्तियों से भरे पड़े थे। डॉक्टर निर्जन सोम की माँ विजया सोम उन फूल विहीन हरे पौधों की जड़ों में पानी डालती हुई हंसकर बोली, फूल कभी खिलेंगे भी या नहीं? जैसा तू है वैसे ही यह पौधे। निर्जन ने भी हंसकर जवाब दिया, फिर तो माँ मानना पड़ेगा कि तुम्हारे सोचने की पद्धति में ही कोई कमी रह गई है। कमी? हाँ बेटा, यही सोचकर तू चुप बैठी हूँ, पर जिनमें कोई पानी नहीं डालता ऐसे पौधों में भी तो फूल खिलते हैं। वे सब तो जंगली पौधे होते हैं माँ। मैं क्या तुम्हारा जंगली लड़का हूँ? और नहीं तो क्या, जंगली भी और डरपोक भी। नहीं तो शादी जैसे मामूली काम करने से भी डरता? मामूली है इसलिए तो डरता हूँ माँ। कोई असामान्य मिल जाए तो फिर निर्भयता से आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ, राधा भी नाची और साथ में तेल भी जला, ऐसी दुराशा में नहीं करती। अच्छी बात है माँ, तेल ना जले, मैं तो मजे में हूँ। जमकर खाता पीता हूँ, काम ना काम जो समझ में आता है करता हूँ। इस बीच राधा को नचाने की साथ तुम्हें ही क्यों है? सात मन तेल जलने के साथ साथ कहीं तुम्हारा भाग्य भी न जल जाए। हाथ से पानी का जग जमीन पर रखकर सामने पड़ी बेत की कुर्सी पर बैठकर विजया बोली, इस भाग्य को जला सके ऐसी किसी में हिम्मत नहीं।
यह तुम्हारी गलत धारणा है माँ। दुनियादारी से तुम अभी अनभिज्ञ हो। सामान्य ही आग लगा सकती है, इसलिए तो असामान्यता की आशा लगाए बैठा हूँ। विजय हंसकर बोली, एक ही घर में दो असामान्य का रहना भी तो अच्छा नहीं नीरू। घर छोटा पड़ जाएगा। देखना, एक तो तेरी माँ ही एक असामान्य महिला है, उस पर पत्नी भी असाधारण लाया तो। असाधारण को तो लाया नहीं जाता माँ, वह स्वयं ही आती है। और घर की सीमा की बात बता रही हो तो गृहस्थी का अर्थ तो सिर्फ 10 फुट बाई 12 फुट के ये 2 कमरे नहीं, और ना ही शीशे का कोई जग जो अतिरिक्त मात्रा अपने में नहीं समा सकती। हृदय की परिधि की तो कोई सीमा ही नहीं माँ। उसे तो चाहने पर अथाह और असीम बनाया जा सकता है, सिर्फ चाहने पर ही ना। विजय जोर से हंसी। पर वह चाहत तुम में होगी कब? और फिर सुना है सास बहू का रिश्ता बड़ा भयंकर होता है, दोनों ही पक्ष सदा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। धत माँ, कहा ना, यह सब तो मामूली लड़कियों का काम है। नीरू, तू जानता है गरही की बिल्ली जंगल में पहुंचकर जंगली बिल्ली बन जाती है। जबान से लड़ाई ना सही, मानसिक तनाव तो रहेगा ही। फिर तो मेरी नीति ही ठीक है माँ, हम माँ बेटी चैन से हैं, खामखा झमेले से क्या फायदा। ओहो, तुम्हारी इस नीति से सहमत नहीं हूँ बेटे। मतलब मुझे रिस्क लेना पड़ेगा? हाँ रे, अब तू लायक बेटे जैसी बात कर रहा है। बेटे, यह हंसी मजाक की बात नहीं, अब मुझे घर बार के काम से छुट्टी लेने की इच्छा हो रही है। तो लो ना माँ, मैं क्या तुम्हारी राह में कोई बाधा हूँ? बिल्कुल, जब तक तुझे किसी के जिम्मे ना सौंप दूँ मैं निश्चित नहीं हो सकती। तू बड़ा बोझ है रे। बोझ फेंकना चाहोगी और फेंक दोगी, कोई इतना आसान काम थोड़ी ही है। तुम्हारे भाग्य में निश्चित होना लिखा ही नहीं माँ, मेरी तो यही धारणा है। खैर जाने दो, मुझे बड़ी भूख लगी है, झटपट खाने को दो। विजया उठ पड़ी, बोली, बात रखी रही, हार मानकर नहीं छोड़ रही हूँ। इस पर फिर बात छड़ूंगी, पर हाँ, दुनिया में असाधारण लड़की सुलभ वस्तु नहीं है। सामान्य को असामान्य बनाने का मंत्र भी सीखना पड़ता है। विजया के चले जाने के बाद निर्जन बेत की आराम कुर्सी पर हाथ पैर फैलाकर सो गया और आंखें मूंदकर सोचने लगा। दुनिया में असामान्य लड़की दुर्लभ नहीं, यह तो सच है। और फिर दुर्लभ सुलभ कैसे होगी भी क्यों? पर बिल्कुल ही दुर्लभ है, ऐसी भी कोई बात नहीं। उस दिन लोकमोहन के घर पर एक बार, एक ही क्षण के लिए देखने पर भी उसे ऐसा नहीं लगा था कि यही वह है जिसकी रचना वह अपने मन के एकांत में इतने दिनों से करता आया है। बिष्टू आकर बोला, भाभी जी, गेस्ट बाबू कहाँ गए हैं? गेस्ट बाबू अर्थात चंद्रपीड़। चंद्रपीड़ कहा है, इसका पता करने बिष्टू श्रावणी के पास क्यों आया है? अकारण ही अपमान से श्रावणी का चेहरा लाल उठा। वह निर्दोष प्रश्न क्या नित्यानंद ही निर्दोष था? कल चाय की टेबल पर ही श्रावणी और चंद्रपीड़ की हंसी पर लोकमोहन ने कटाक्ष किया था। क्या ही वह बात बिष्टू को मालूम है? उसने बिष्टू पर नाराज हुआ, और नाराज होकर जब बिष्टू बैठा था तो उसने पूछा, क्यों, क्या बात है? तब बिष्टू नाराज होकर अपने काले काले मुंह को लाल बनाकर बोला, आपने ठीक ही याद दिलाया भाभी जी कि बिष्टू सिर्फ जूते झाड़ने वाला नौकर ही तो है। बड़ी बातों में उसे माथापच्ची करने की क्या जरूरत? पर क्या करे, माथापच्ची करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उसका माथा इस घर में बिका ना होता। अभी चुप रहने के पर बाद में भी इसी बिष्टू को जवाब देना पड़ेगा कि घर का अतिथि बिना खाए पिए सुबह सुबह ही कहाँ हवा हो गया, और मैंने मालिक को समय पर सूचित क्यों नहीं किया। श्रावणी जाते जाते रुक गई विष्णु की बात सुनकर। विष्णु की इस डिटाई पर भी वह मौन ही रही। इसी क्षण क्या श्रावणी विष्णु की छुट्टी कर देगी? कहेगी, मालिक के साथ कैसे बातें की जाती है, इतनी सूझबूझ जिसको नहीं है वह इस घर में काम करने लायक नहीं। पर श्रावणी कुछ कह न सकी। किसका घर? किस घर से वह किसे निकाल सकती है? जिसे अपने ही अधिकार पर संदेह है, वह किस हिम्मत से दूसरों को घर से निकलने का आदेश दे सकती है? इस घर में श्रावणी को क्या अधिकार है? कभी विश्व मोहन नाम का इस घर का एक लड़का श्रावणी का हाथ पकड़कर इस घर में लाया था। अग्नि को साक्षी मानकर, बहुत सी कस्में लेकर और आश्वासन देकर, विवाह के मंत्र पढ़कर यहाँ लाया था, केवल उसी अधिकार के बल पर। और वही तो सारी कस्मों और आश्वासनों को झूठाकर अनायास ही श्रावणी के हाथ के बंधन ढीले कर उसे इस संसार में अकेला छोड़कर चला गया था। श्रावणी फिर क्यों उसी को अवलंबन मानकर इस घर के एक ऊंचे ओहदे पर बैठी थी? इसी झूठ को, अधिकार को गद्दी पर बैठकर दूसरे को निकाल बाहर रखने पर सारी दुनिया उस पर हंसेगी नहीं? लोकमोहन ने श्रावणी को बहुत ऊंचे आसन पर बैठाकर रखा था, पर वह तो उनकी करुणा थी। उसकी कीमत ही कितनी थी? करुणा से दिया गया अधिकार कितना खोखला था, यह तो अभी अभी स्पष्ट हो गया था जब लोकमोहन ने एक वाक्य ने यह साबित कर दिया कि श्रावणी का घर में ये क्या स्थान है।
फिर लोकमोहन ने नौकर को निकालने का अधिकार भी तो श्रावणी को नहीं है, चाहे वह नौकर कितना ही उद्दंड क्यों ना हो। इसलिए श्रावणी चुपचाप वहां से हट गई। पर चंद्रपीड़ गया कहाँ? क्या वह सच में ही चला गया? शायद लोकमोहन का कल का व्यवहार उसे भी बुरा लगा और उसने चले जाने में ही अपना सम्मान समझा। पर श्रावणी को बिना कुछ कहे इस तरह चले जाने की जरूरत क्या थी? कहकर जाता तो उसका क्या बिगड़ता? पर चंद्रपीड़ तो पराया था, उस पर किसी रिश्ते का कोई बंधन तो था नहीं। क्या इसलिए वह चला गया? स्नेह, श्रद्धा, प्रीति, सब कुछ के ऊपर स्वाभिमान है, शायद यही स्वाभाविक भी है। पर जो एक झूठे सपने के बंधन से जकड़ा हुआ था, उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति की चिंता में मन अनजाने में बंधन की चौहद्दी में घूमता रहा। अनादि ने क्या सच कहा था कि चंद्रपीड़ हमेशा के लिए चला गया? पर वह चिट्ठी किसके नाम लिख कर गया? अनादि के। पर वह श्रावणी को बताकर क्यों नहीं गया? अचानक श्रावणी की आंखें छलछला उठी। कल सुबह ही तो चाय की टेबल पर चंद्रपीड़ ने पूछा था, आप मुगलई परांठे नहीं बना सकती दीदी? अच्छा, आप सामान इकट्ठा कीजिए, बनाना मैं सिखा दूंगा। खास जापानी मुगलई पराठे बनाकर आपको खुश कर दूंगा। और आज सुबह नाश्ते में श्रावणी ने उसका इंतजाम भी किया था। पर इसी बीच विष्णु ने यह समाचार आकर सुनाया। आंखों की कोर आंसू की धार में धुल गई। कम से कम नाश्ता तो कर जाता। अनुसुईया बोली, अनादि, जब पुरोहित के घर 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया, मैंने मन्नत मानी थी। कैसी मन्नत मामी? तुझे जानने की क्या जरूरत? डांट लगाकर भी अनुसुईया के मुंह से निकल ही गया, वह छोकरा घर से विदा हो जाए, इसकी मन्नत। अच्छा मामी, तुम्हारे भगवान तो बड़ी कम खुद से ही संतुष्ट हो जाते हैं। 2 बता तो उसके लालच में ही तुम्हारी बात मान ली। अनुसुईया उत्तेजित होकर बोली, तू भी मुझसे मजाक करता है अनादि? बिस्तर पर पड़ी हूँ, इसलिए घर में कहाँ क्या हो रहा है मुझे मालूम ही नहीं चलता। तू समझता क्या है? लग रहा था कि गृहस्थी में आग लग चुकी है। जो सब नहीं होना चाहिए था वह हो रहा था। अस्याहे पड़ी देख रही थी कि कैसे शैतान ने गृहस्थी में वासा बांध रखा है। मान सम्मान, सभ्यता, धर्म, सब कुछ वह शैतान कुरेद कुरेद कर खा रहा है। वैसे लड़का बुरा नहीं था, संकोच छोड़कर अनादि बोला। अनुसुईया द्वारा चंद्रपीड़ को शैतान कहना उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके विवेक पर चोट पहुंची। पर अनुसुईया अनादि को धमकाकर बोली, तू चुप रह, बुरा नहीं था। बुरा नहीं होता तो विधवा के साथ इतनी मस्खरी करता? भगवान की अनंत दया है कि खानदान के मुंह पर कालिक नहीं पुती। परंतु हंसकर अनादि बोला, तुम्हारे भगवान की महिमा आखिर कब तक रहेगी, जब खानदान के मालिक ने ही कालिक पोतने का प्रण कर लिया है? यह बात तू मुझे क्या समझाएगा अनादि? मैं क्या नहीं समझती? उनका प्रश्रय नहीं रहता तो क्या अभागिन की इतनी हिम्मत होती? जिंदा लाश बनकर पड़ी हूँ, शासन नहीं कर सकती, कोई उपचार नहीं कर सकती, बिस्तर में पड़ी पड़ी सिर्फ भगवान को पुकारती हूँ। कहती हूँ, हे भगवान, अगर उन लोगों को नहीं संभाल सकता तो मुझे ही उठा ले ताकि मैं कुछ ना देख सकूं। भगवान ने मेरी बात सुन ली, अब डरने की कोई बात नहीं। शैतान तो विदा हो गया है, अनादि बोला। पर उससे क्या होता है? इसके साथ ही मामा जी के अजीब ख्याल तो विदा नहीं हो गए। बाबा, कितना अजीब विचार है। विधवा लड़की की शादी की बात तो समझ में आती है, पर विधवा पुत्र बहू के विवाह की बात से तो 7 जन्म में नहीं सुनी। मानता हूं कि विद्या बुद्धि सब कुछ है, रूप भी परी जैसा है, लेकिन इसके लिए बस कर अनादि। यही रूप तो उसका काल है। तूने वह कहावत नहीं सुनी, अति सुंदरी को वर नहीं मिलता? तेरे मामा तो उसका यह सर्वनाशी रूप देखकर ही सब कुछ भूल बैठे थे। थोड़ी देर के लिए अनुसुईया चुप बैठी रही। श्रावणी का रूप देखकर वह स्वयं भी तो मोहित हो गई थी। केवल लोकमोहन ही नहीं हुए थे, ऐसी बात तो नहीं, यह सोचकर संभवतः वह चुप रही। बिस्तर पर लुढ़क पड़ी, फिर करवट बदलकर बोली, तू जा अनादि, प्रसाद चढ़ाने का इंतजाम कर। चिल्ला चिल्ला कर रोने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए शायद अनुसुईया निर्जीव की भांति चुप पड़ी रही। चिल्लाकर रोना इस घर में अभद्र आचरण माना जाता था। जिनकी छाती टूट टूट कर टुकड़े बन गई है, सभ्यता को बनाए रखने के लिए उसे भी चुप रहना पड़ेगा। अजीब नियम था। अनुसुईया अगर और 10-5 की तरह होती तो उठकर चल फिर सकती, तो क्या उसे इतनी यंत्रणा सहनी पड़ती? स्वास्थ्य के आह से जो दुनिया को तुच्छ समझता था, वह अनुसुईया की व्यथा और शारीरिक असहायता को क्या समझता? नहीं, लोकमान्य ये कभी भी नहीं समझ सकते, और ना ही वह सर्वनाशी लड़की। शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि वह सब कुछ खो बैठी, पर घिसी रत्ती भर भी नहीं। आंखें झुलस जाती हैं उसके ताजे शरीर को देखकर। अनुसुईया को सारा जीवन बिस्तर में ही पड़कर गुजारना पड़ेगा, और बिस्तर पर पड़े पड़े टुकुर टुकुर देखना पड़ेगा उसके रूप की गरिमा और स्वास्थ्य का अहंकार। मन्नत मनाने के बाद भी लोकमोहन की मति सुधरी थी, इसलिए कालीबाड़ी में भी प्रसाद भेजा गया। भगवान करे फिर कोई ऐसी कुमति लोकमोहन के मन में ना आए। चंद्रपीड़ लोकमोहन को चिट्ठी लिखकर चला गया। अनादि से अनुसुईया यह सुन चुकी थी,
पर लोकमोहन तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। तो क्या वे क्या कभी कुछ नहीं बताएंगे? पर सिर्फ लोकमोहन ही क्यों, चंद्रपीड़ की बात पर तो घर के सारे सदस्य, यहाँ तक कि नौकर चाकर भी चुप थे। जैसे इस घर की दीवार के चप्पे चप्पे पर अनुशासन की यह नोटिस टंग गई हो, यहाँ कोई भी चंद्रपीड़ का नाम नहीं लेगा। पर बार बार सभी की संदेह भरी दृष्टि श्रावणी को ही घूर रही थी, जैसे चंद्रपीड़ के इस तरह एक चले जाने में श्रावणी की कोई बड़ी भूमिका रही हो। श्रावणी स्वयं मूक बन गई थी। चंद्रपीड़ नाम के किसी एक व्यक्ति ने उमस भरे इस घर को कुछ दिनों के लिए हल्की और स्वच्छ हवा से भर दिया था। श्रावणी इस बात को भी भूलती जा रही थी, पर मन ही मन वह एक यंत्रणा से घुट रही थी। बार बार इच्छा हो रही थी कि एक बार उसे बुलाकर पूछे क्या बात थी चंद्रपीड़ कि इस तरह एकाएक चले गए। ऐसी भी क्या बात है जो कह नहीं सकते? लोकमोहन को उसने क्या लिखा था? लोकमोहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। दुख तो इस बात का भी था, अवश्य लोकमोहन ने कोई ऐसी भयंकर बात कही होगी जिसे सुनकर चंद्रपीड़ का उज्जवल चेहरा अपमान से काला पड़ गया होगा। क्या यह काली किसी के स्नेह से नहीं मिट सकती? पर क्या ऐसा मौका कभी आएगा भी? इस तरह से जो चला जाता है वह फिर दोबारा कैसे आ सकता है? क्या श्रावणी को उसे एक पत्र लिखना चाहिए? एक गैर पुरुष को चिट्ठी लिखने के अपराध में कोई उसे आंखें दिखाएगा, अभिभावक वाणी से अंगारे बरसाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुछ भी ना कहे, कोई कैफियत नहीं मांगे। फिर भी श्रावणी लोकमोहन को समझ नहीं पा रही थी। वह हैरान थी। वह सोचती आखिर लोकमोहन से ऐसा इतने बदल क्यों गए? उनकी उदारता क्या कोई छल था, अथवा सतही उदारता को रूढ़िवाद और संस्कारों ने ढक दिया था? लोकमोहन की सुबुद्धि ने कहा होगा, तरुणी विधवा को खर्चे के खाते में मत डाल दो, उसके जीवन के दरवाजों को फिर खोल दो, उसे रोशनी दो, जीवन में प्रतिष्ठित होने का अवसर दो। पर संस्कार संस्कार तो ये इजाजत नहीं देते। इधर श्रावणी कहाँ रहेगी? पर जब तक रहेगी का क्या अर्थ है? वह तो हमेशा ही कहाँ रहेगी? अनुसुईया के मर जाने के बाद भी तो वह इसी घर में रहेगी, इस घर के सब कुछ पर राज करेगी। श्रावणी सोच रही थी। अनुसुईया सोचती थी कि वह मेरे मरने के बाद मनमानी करेगी। उफ, कैसी दुस्सह यातना थी। उसे गृहस्थी में कैद न रख सकने पर चैन नहीं, और उसकी उपस्थिति भी असहनीय थी अनुसुईया के लिए। डॉक्टर निर्जन सोम अनुसुईया को देखने आए तो उन्होंने हंसकर बोला, आप तो मेरे साथ पूर्ण असहयोग कर रही हैं, कैसी हैं बताइए? कहा तो अनुसुईया उसी झंकार में बोली, अच्छी हूँ, भयंकर रूप से अच्छी हूँ। यह तो आप गुस्से में कह रही हैं, डॉक्टर सोम बोला। डॉक्टर को जवाब न देकर अनुसुईया अनादि से बोली, अजीब झंझट है, क्या तुम लोग मुझे चैन से बैठने नहीं दोगे? कसम खाइए, 1000 बार तो कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। डॉक्टर की आंखों में यह सब कोई नई बात नहीं थी। अधिक दिनों तक बीमार रहने पर हिस्टीरिया के मरीज जैसा व्यवहार करना एक आम बात थी। इसलिए हंसकर बोला, आपको जरूरत नहीं पर मुझे तो है। अनुसुईया झल्लाकर बोली, जानती हूँ डॉक्टर, निर्लज की तरह जाहिर करने की जरूरत थी, समझे ना? फिर उत्तेजना से उठ बैठी। बोली, इस घर में तुम्हें बहुत तरह की ज़रूरतें, यह मैं जानती हूँ। अनादि से बोली, डॉक्टर को कह दे बाकी ज़रूरतें पूरी करने की उम्मीद वह छोड़ दे, और उन्हें जाकर कहा कि डॉक्टर के महीने भर का हिसाब उनके घर भिजवा दे, कम से कम रुपये की ज़रूरत तो मिटे। पागल और बीमार औरत की बात कौन मन में लेता है? फिर भी डॉक्टर का चेहरा लाल हो उठा। वह अनजाने में ही बैग लेकर उठ खड़ा हुआ। बोला, अच्छा अनादि बाबू, आज रहने दीजिए, किसी वजह से आज ये अधिक विचलित है। अपमान से दिमाग सुन्न हो रहा था। फिर भी निर्जन सोम यह कहकर चले गए। दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया कि रास्ते में उन्हें श्रावणी दिख पड़ी। उसके बाद श्रावणी ने उन्हें जाते देखकर अपने कमरे में बुलाया। हाथ जोड़कर उन्होंने श्रावणी को नमस्ते कहा। श्रावणी ने उसे बुलाया कभी नहीं, पर आज भी बुलाकर चुप हो गई। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद निर्जन बोला, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? इस पर श्रावणी ने हंसकर उसे एक नज़र देखा, फिर बोली, कृपा कर मेरा एक काम कर दीजिएगा। अपलक श्रावणी को देखकर आंखें नीची कर निर्जन बोला, कृपा शब्द को कृपया पर छोड़ ही दीजिए, कहिए क्या काम है? एक लड़के का। फिर थोड़ा रुक कर श्रावणी बोली, माने एक सज्जन का थोड़ा पता कर दीजिए, बड़ा उपकार होगा। देने का तो कोई सवाल ही नहीं, केवल यह कहिए कि पता करने के लिए मैं सही में क्या अर्थ लगाऊं। श्रावणी चौंक उठी। बात तो सच थी। वह किस चीज का पता चाहती थी? चंद्रपीड़ क्या सचमुच कहीं खो गया था? वह सिर्फ इस घर में से ही तो गया था, उसका अपना कोई ना कोई होगा ही, अपना कारखाना भी था।
श्रावणी बोली, उनका पता मुझे ठीक से मालूम नहीं, पर चिट्ठी लिखना भी जरूरी है, इसलिए सोच रही थी कि किसी तरह की कोशिश से यदि, पर यह क्या संभव हो सकेगा? आरती के दीप की भांति श्रावणी ने अपनी आंखें उठाई। इस दृष्टि के सामने कोई कह भी क्या सकता था कि यही कि नहीं, यह काम असंभव है। इसलिए निर्जन भी अवरुद्ध स्वर में बोला, पता करने के लिए आपको कुछ तो मालूम होगा। हाँ, सुरेन एवेन्यू में 100 पता नहीं कितने नंबर के मकान में उनके रिश्तेदार रहते हैं, और अगरपाड़ा में कारखाना भी है। कारखाना? निर्जन ने अचरज के साथ कहा। हाँ, खिलौने बनाने का एक कारखाना खोला है उन्होंने, जापान से सीख कर आए। जापान से? अपने कमरे की प्रत्येक वस्तु पर विश्वमोहन की छाप उसके गुजरने के कई दिनों बाद तक भी थी, जो श्रावणी के मन को विषण और उदास बना देती थी। क्या क्या वह सजीवता अब नहीं रही थी? श्रावणी व्यथा की वेदना को भूलती जा रही थी। यह देखकर क्या बुक शेल्फ पर पड़े विश्वमोहन के फोटो की आंखों में व्यंग की हंसी झलक रही थी? कुछ भी नहीं। उस फोटो की दृष्टि भी मृत विश्वमोहन की ही तरह निष्प्राण और निर्जीव थी। खुले रखे चश्मे के शीशों पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। फिर भी श्रावणी इसी कमरे में आकर बैठती थी, विश्वमोहन की छांव में, उसी की छाया में मन ही मन पूछती, मेरी शक्ति खत्म हो रही है, मैं अब क्या करूं? बोलो, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास झूठा तो नहीं था? फिर डॉक्टर सोम का चेहरा बार बार श्रावणी की आंखों के सामने छा जाता था। ना जाने उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा। मेरी बात को मानकर क्या वे सचमुच चंद्रपीड़ की खोज खबर लेंगे? क्या पता। पर शिशु से सरल, प्रसन्नचित और स्वाभिमानी उस आदमी को खोकर श्रावणी निश्चिंत भी कैसे रह सकती थी। दूसरे ही दिन डॉक्टर निर्जन आया, भेंट भी हुई। निर्जन को एकाएक अनुसुईया की कही उस दिन की उपमा याद आ गई। सच में लड़की में ताजापन था। इस चेहरे के कच्चे फल से तुलना की जा सकती थी। आंखों की पलकें भी कितनी कोमल। वह आखिर देख भी कितनी देर पाता? पल पल भर का ही तो देखना। सिर झुकाकर ही निर्जन बोला, उनसे भेंट संभव नहीं हो सका। आज वह डॉक्टरी जामे में नहीं आया था, साधारण धोती कुर्ती में आया था। भेंट नहीं हो सकी? श्रावणी ने निराश होकर पूछा। मुझे भी यही आशंका थी, मकान नहीं मिला होगा ना? आशंका तो श्रावणी की पहले से ही थी। सही पता मालूम भी नहीं था। चंद्रपीड़ से उसने कभी एक किताब ली थी पढ़ने के लिए, उसी किताब पर उसका नाम और पता लिखा था। वह पता अपनी डायरी में नोट करके रखना चाहिए। ऐसी बात श्रावणी के दिमाग में कभी नहीं आई थी। कई दिन पहले एक नजर देखे उस पते पर भरोसा करके ही उसने निर्जन को चंद्रपीड़ का पता ढूंढ निकालने के लिए कहा था। निर्जन बोला, मकान तो मिल गया, पर वे लोग कलकत्ता में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए। बाहर? कब, कहाँ? श्रावणी मानो निर्जन से नहीं अपने ही मन से पूछ रही थी। उनके घर वालों ने कहा, इन दिनों तो वे घर पर रहते भी नहीं थे। कई दिन पहले एक बार आए और उसके दूसरे ही दिन कहीं बाहर चले गए। कहाँ गए ये वे लोग नहीं बता सके। और अगरपाड़ा के बार बार प्रश्न करने में श्रावणी शर्मा रही थी, पर नामालूम किस अधिकार से वह बिना पूछे निर्जन को रिहाई भी नहीं दे पा रही थी। आगरपाड़ा में भी नहीं मिले, निर्जन बोला। वहां के लोगों ने बताया कि कई दिन पहले उन्होंने जापान वापस चले जाने की इच्छा व्यक्त की थी। मैनेजर को कारखाने के विषय में कुछ निर्देश भी दे गए। जापान चला गया है? श्रावणी का स्वर निराशा से टूट गया। श्रावणी की यह निराशा निरंजन को कहीं छू गई। पल भर के लिए उसका चेहरा कठोर हो उठा। बोला, अभी तक गए नहीं है, संभवतः दिल्ली में है, वहां से लौटकर कारखाने की व्यवस्था कर फिर जाएंगे। तब तो एक बार आएगा ही ना? कब? कब यह तो कोई नहीं बता सका, पर आप निश्चिंत रहिए, मैं हर रोज खबर लेता रहूंगा। नहीं नहीं, यह भी कोई संभव बात है? व्यर्थ की चेष्टा करने से कोई फायदा नहीं है। तो जानबूझकर दूर दूर रहना चाहते, उससे मिलने में विडंबना ही तो है। फिर तो मुझे यही मान लेना होगा कि मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। आप कर भी क्या कर सकते हैं? जो नहीं है उसे कोई कहाँ से ले आएगा? श्रावणी का कहना क्या पूर्णतः सही था? जो नहीं है उसे पाना मुश्किल है, पर जो 1 गज की दूरी पर खड़ा था, क्या उसको पाया जा सकता था? पाना तो दूर की बात है, उसे क्या कुछ कहा भी जा सकता था? जो बात मन में गूंजती रहती थी, ऐसी कोई बात अगर कहना आसान होता तो निर्जन सोम कहना, कितनी सुंदर हो तुम, कितनी अपूर्व। और श्रावणी भी आंखें नीचे कर बोलती, और तुम सुंदर हो या नहीं नहीं जानती, पर तुम भी अपूर्व हो, मैं तो जानती हूँ। तुम मुझे पसंद हो, तुम्हें देखने के लिए मैं हर पल तरसती हूँ, तुम्हारे आने की आशा में एक एक पल गिनती हूँ। पर यह सब कुछ भी कहा जा सकता था। सिर्फ नमस्ते कहकर अपने कमरे में ही लौटा जा सकता था।
निर्जन को चंद्रपीड़ से ईर्ष्या हो रही थी। जिस व्यक्ति के लिए श्रावणी की बड़ी बड़ी आंखें उद्वेग और उत्कंठा से भरी रहती, जिसके सुगठित होठों पर वेदना का आभास होता, जिसकी खोज में उसके वक्ष स्थल में वेदना थी, ऐसे भाग्यवान से निर्जन बिना ईर्ष्या कैसे रह सकता था। फिर भी उसे इच्छा होती कि वह चंद्रपीड़ को कहीं से भी ढूंढ लाए, लाकर बोले, लो अपने चहेते को और अपनी आकांक्षित प्रियजन को। निर्जन के परिश्रम की सार्थकता तो उसी में थी, पर ना जाने क्यों चंद्रपीड़ एक रहस्य ही बना हुआ था। अगर किसी दिन उसे निर्जन श्रावणी के पास ला सके तो क्या वह सामाजिक अपराध करेगा? निर्जन को तो यह है मालूम है कि श्रावणी लोकमोहन की विधवा पुत्रवधू है। अच्छा बुरा उचित अनुचित स्वभी इसी सब द्वंद्व में वह जाते हैं। ममता से उसका मन थिर उठता। उस असहाय सुकुमार नारी ने एकांत रूप से अपने मन को उसके पास खोला था, उस पर विश्वास किया था, सहायता की याचना की थी। यह भी तो एक स्वाद था जीवन का। ईर्ष्या और ममता आपस में विरोधी ये दो अनुभूतियां निर्जन के शांत संयत चित्त को अनमना बना देती। अनादि के मुंह से कई बार वह चंद्रपीड़ के बारे में सुन चुका था, पर उस समय तक तो उसे उसकी कीमत ही नहीं मालूम थी। नहीं तो जी भरकर एक बार तो देख ही लेता, लेकिन वह चला क्यों गया? किसी भय या लज्जा से, या उचित और अनुचित के द्वंद्व से, या फिर लांछित और तिरस्कृत होकर? बेचारा डॉक्टर निर्जन सोम, शांत सौम्य आदमी, उसके हृदय में सहसा यह कैसी उथल पुथल? प्रश्नों से वह अपने आप को ही जर्जित कर रहा था। बहुत दिनों के बाद इस घर में डॉक्टर मजूमदार आए। अनुसुईया के हृदय का कष्ट बढ़ गया था। उसे देखकर बाहर की बैठक में आकर बैठे, जहां लोकमोहन निर्लिप्त भाव से बैठकर किताब पढ़ रहे थे। डॉक्टर को देखकर किताब बंद कर बोले, अरे मजूमदार, तुम क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। घर में नया किसी को कुछ हुआ है क्या? बहुत दिनों से नहीं आ सका था। डॉक्टर सोम से मिसेस गुप्ता की रिपोर्ट मिल ही जाती थी। मिसेस गुप्ता? ओ आई सी, अभी भी बीमार है क्या? विस्मय से लोकमोहन ने पूछा। देखिए मिस्टर गुप्ता, डॉक्टर मजूमदार गंभीर होकर बोले, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, आपकी यह हृदयहीनता ही मिसेस गुप्ता की बीमारी का कारण है। ओह, तो यह बात है। मानो किसी आविष्कार की खुशी से उछलकर वे बोले, फिर तो तुम्हें यह पहले बताना चाहिए था डॉक्टर, तुमने तो कभी कहा ही नहीं। कहने से फायदा क्या, तुम उपचार करते? डॉक्टर ने आवेश में कहा। लोकमोहन इस आवेश को अनदेखा कर बोला, उपचार नहीं करता? क्या कह रहे हो डॉक्टर? इस भद्र महिला के लिए डॉक्टर और दवा के पीछे तो अब तक कुछ कम खर्च नहीं हुआ। इसके बदले अपने मन को थोड़ा नरम कर लेता तो दवा के रुपए बैंक में जमा हो जाते। आपके साथ बातें बढ़ाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं मिस्टर गुप्ता, फिर भी कहे बिना नहीं रह सकता कि आपकी यह निष्ठुरता मेरे लिए एक रहस्य ही है। मैं हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि असल में तो आप इतने कठोर और हृदयहीन नहीं हैं। मैंने आपके हृदय की कोमलता और असाधारण ममता को भी देखा है। नहीं डॉक्टर, तुमने कुछ भी नहीं देखा। तुम लोग तो सिर्फ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां, कितना सिर खून, कितने द्रव्य पदार्थ और कितने गज की शिरा उपशिराएं हैं, यही बता सकते हो। इसके अलावा और कहाँ क्या है बता सकोगे? हृदयहीनता, असाधारण ममता आदि बड़े बड़े साहित्यिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। कभी हृदय नामक वस्तु को देखा भी है? बता सकते हो उसका वजन कितना है, कितना पानी और कितना आग रहता है उसमें? ज्यादा बड़ाई मत करो डॉक्टर, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा और ना ही कुछ जानते हो। डॉक्टर मजूमदार यूं ही किताब के पन्ने पलट रहे थे और बहुत दिन पहले की तरह सोच रहे थे, चिकित्सा असल में किसकी होनी चाहिए, मिसेस या मिस्टर गुप्ता की? लोकमोहन केवल इतनी बातें सिर्फ इसी डॉक्टर मजूमदार से करते। मजूमदार उनके सुख दुख का साथी रहा था। बाहर चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा या यश हो, पर लोकमोहन के लिए डॉक्टर मजूमदार पुराने दोस्त के समान ही थे। लोकमोहन के प्रति उन्हें प्यार था, श्रद्धा थी, इसलिए लोकमोहन की झल्लाहट भी वे विनम्रता से बर्दाश्त कर लेते। अचानक लोकमोहन एक अप्रासंगिक बात बोल पड़े। बोले, डॉक्टर, तुम्हारा ये असिस्टेंट छोकरा, क्या नाम है उसका, कैसा लड़का है? डॉक्टर मजूमदार बोले, सोम के लिए कह रहे हो? वेरी इंटेलिजेंट। वह तो जटिल से जटिल केस भी उसके हाथ में सौंपने से नहीं घबराता। तुम्हारे केस के बारे में कौन पूछ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ उसका स्वभाव और चरित्र कैसा है। किसी भद्र परिवार के अंदर आने जाने दिया जा सकता है? आप क्या कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता? उत्तेजना में डॉक्टर मजूमदार कुर्सी से उठ खड़े हुए। लोकमोहन बोले, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो डॉक्टर? मैं उसे बदनाम थोड़ी ही कर रहा हूँ, परिवार के अंदर आता जाता है, देख रहा हूँ, बहू से दोस्ती भी है, इसलिए जानना चाहता था। घर का स्वामी हूँ, एक दायित्व तो सिर पर है ना। डॉक्टर, आप जब अपनी बहू का फिर से विवाह ही करना चाहते हैं, तब ऐसा प्रश्न पूछने का उद्देश्य ही क्या है? तुम भी अजीब आदमी ठहरे। विवाह अगर करूंगा तो किसी अच्छे लायक लड़के से ही ना करूंगा, या जैसे तैसे लड़के से मेल मिलाप क्यों करने दूं? मैंने डॉक्टर सोम को इस घर में एक डॉक्टर की हैसियत से ही भेजा था मिस्टर गुप्ता, पात्र के रूप में नहीं। मिसेस गुप्ता की चिकित्सा में कोई त्रुटि रही हो तो कहिएगा, मैं ही आया करूंगा। शुभ होकर डॉक्टर मजूमदार बोले। अरे तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो डॉक्टर। लोकमोहन बोले, मैं तो थोड़े ही यूं ही जांच परख कर रहा था कि लड़का काम आ सकता है या नहीं।
तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ। मुझसे क्या नहीं हो सका, बोलिए मिस्टर गुप्ता। वही मिसेस गुप्ता की यंत्रणा की समाप्ति। छोकरा यदि उनकी सारी तकलीफें हमेशा के लिए मिटा सकता। मिस्टर गुप्ता, आर्तनाद कर उठे डॉक्टर मजुमदार। कल से आप किसी दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था कर लीजिएगा। मुझे रिहाई दीजिए। तुम्हें रिहाई कैसे मिल सकती है डॉक्टर? मुझे मारने के पहले ही खिसकना चाहते हो? मैं तो कहना चाहता था कि तुम ही, पर सुनते हैं मुझे कसाई कहोगे, शैतान कहोगे, लेकिन डॉक्टर बता सकते हो कि चीर रुग्णा मानसिक व्याधि से ग्रस्त किसी को अनंत समय तक जीने का अधिकार ही क्या है? खिड़की को खोलने में काफी जोर लगा। चिटकी में जंग लग गया था। कितने दिनों से बंद थी यह खिड़की। खोलने के साथ साथ एक धक्का सा लगा और जैसे ही पल्ला खुला श्रावणी को लगा कितने दिनों बाद कमरे में बाहर की थोड़ी रोशनी आई। 23 महीनों से यह खिड़की यूं ही बंद पड़ी थी। श्रावणी सोचने लगी, विश्व मोहन की मृत्यु के बाद कभी भी किसी को जरूरत से डबल बेड के सिरहाने की यह खिड़की खोली गई थी या नहीं? नहीं, शायद कभी भी नहीं। इस समय कमरे में कोई आता जाता भी नहीं था। रिश्तेदार जो भी आते अनुसुईया के ही कमरे में जाते, उसे दुख में सांत्वना देते। पितृकुल, मातृकुल, ससुरकुल, सभी के लोग अनुसुईया को ही जानते थे। श्रावणी थी भी कितने दिनों की, उसे ठीक से कब किसने पहचाना ही था, किसने पहचानना चाहा भी था। कुलक्षणी श्रावणी को एक नजर देखकर ही लोग दूर चले जाते। श्रावणी में लोग हजार दोष देखते। श्रावणी खान पान का विचार नहीं करती, विधवा का आचरण नहीं मानती, सिर पर आंचल दिए बिना पराये पुरुषों से बातें करती है। फिर कौन सी ससुराल वाले ऐसी बहू को अच्छी नजर से देखते? इसलिए जब घर में कोई आता तो श्रावणी पैर छूकर उन लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करने चली जाती। इसलिए श्रावणी के कमरे में किसी के पैर नहीं पड़ते। दिन में 2 बार सिर्फ विष्णु आकर झाड़ पोंछ करता और दरवाजा भिड़ाकर चला जाता। श्रावणी आधी रोशनी आधे छांव भरे कमरे में आकर बैठी रहती। इस खिड़की को खोलने की बात उसे भी कभी याद ही नहीं आई थी। आज क्यों आई वह यह नहीं बता सकती। उसे लग रहा था कमरे में बड़ा अंधेरा सा है, हवा भारी हो रही है। पंखे की हवा भी दीवारों से टकराकर गर्म हो उठी थी। तब अचानक उसे याद आया कि वह खिड़की बंद क्यों पड़ी थी। कितने दिनों से खिड़की खोली तो धक्के के से हाथ में चोट भी लग गई, पर सारा कमरा एकाएक रोशनी से भर गया। शानदार मकान था लोकमोहन का। बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। खिड़की का पल्ला खुलते ही सारा आकाश दिखाई पड़ता। इस खिड़की के ठीक नीचे बड़ी चौड़ी सड़क थी। गाड़ियों का अविराम आवागमन और लोगों की भीड़ ने एकाएक श्रावणी की अनअभ्यस्त आंखों को धुंधला कर दिया। अभ्यास तो छूट ही गया था। दुनिया में सड़क नाम की कोई चीज भी है, यह बात श्रावणी को पिछले 23 महीनों से याद ही नहीं रही। पर दोष तो श्रावणी का ही था। 23 महीनों के पहले के 1-2 महीनों तक तो लोकमोहन ने श्रावणी से बहुत अनुरोध किया था कि वह खुली हवा में थोड़ा घूम फिर ले। खुद अपने साथ चलने का अनुरोध किया था। गाड़ी निकालकर घंटों प्रतीक्षा में बैठे भी रहे थे, पर हर बार श्रावणी माफी मांगकर चली आती। बोलती, मुझे माफ कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द है, कुछ काम है। इस तरह वह हजारों बहाने बना देती। इसके अलावा वह और कर भी कह सकती थी। घर की चौखट लांघते ही हजारों सक्रिय हो उठती आंखें। देखो देखो, यह वही है, दुनिया को अपना चेहरा फिर भी दिखा रही है। बहुत बार अनुरोध करने पर के बाद लोकमोहन चुप हो गए, शायद भूल भी गए, और श्रावणी भी भूल गई कि इस घर के बाहर भी एक और दुनिया है, जो सड़क नाम की कोई चीज है। इसलिए बहुत अरसे के बाद खिड़की खोलते ही पहले तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। खुली खिड़की से नीचे की तरफ देखते देखते उसके मन में अचानक एक अजीब ख्याल आया। इच्छा हुई कि वह इस जगह से नीचे सड़क पर एकाएक कूद पड़े। देखते देखते उसके मन में एक नशा सा छा रहा था। ठीक उसी क्षण चेतना में एक जबरदस्त धक्का पहुंचा। खिड़की के ठीक नीचे टैक्सी आकर रुकी। डॉक्टर निर्जन सोम उतरा और उतरते ही एकाएक उसने ऊपर की तरफ देखा। उसने इस खिड़की की तरफ ही क्यों ताका? क्या वह जानता था कि यह खिड़की किसकी थी? क्या वह रोज ही ऐसे देखता होगा, या सिर्फ आज ही खिड़की पर उसकी उपस्थिति का आकर्षण उसकी आंखों को ऊपर तक खींच लाया? श्रावणी छलांग नहीं लगा सके, निष्पलक देखती रही। बस एक ही बार देखकर, सिर झुकाकर, टैक्सी का किराया देखकर डॉक्टर सोम धीरे धीरे मकान के अंदर चला आया। पर उस एक लम्हे में निर्जन की आंखों में रोशनी चमक उठी थी। उसका चेहरा खिल उठा था। लेकिन क्यों? सहायक डॉक्टर, जिसको अभी डॉक्टर के रूप में पर्याप्त यश और प्रतिष्ठा नहीं मिली थी, जिसके पास गाड़ी नहीं थी, होने की संभावना भी कम थी, ट्राम बसों में चढ़ता था, शांत स्वभाव के निर्जन सोम का चेहरा अचानक सूर्यास्त की इस भीनी धूप में इस तरह क्यों चमक उठा? अब तक तो वह दुतल्ले के अनुसुईया के कमरे में निर्दिष्ट कुर्सी पर बैठ गया होगा, पर और दिन तो डॉक्टर सुबह आता था। आज क्या बात हो गई? अनुसुईया ने भी वही बात पूछी। डॉक्टर साहब आज सुबह आए नहीं? नहीं आ सका, किसी काम में अटक गया था। कैसी हैं आप? कलांत आवाज में अनुसुईया बोली, जिंदा तो हूं ही, रोज सुबह भगवान से कहती हूँ आज का दिन पूरा नहीं होने दो भगवान, पर
डॉक्टर निर्जन सोम हंसकर बोला, इतना कहती ही क्यों है? मेरी दादी कहती थी भगवान के कान उल्टी तरफ है, इसलिए जो जिस चीज की प्रार्थना करते हैं उल्टा सुनकर वे उसी ढंग से पूरी करते हैं। यह कोई नई बात नहीं थी, अनुसुईया भी जानती थी, उसने भी अपनी दादी की माँ से यह कहावत सुन रखी थी। निराश स्वर में अनुसुईया ने डॉक्टर से कहा, ना कहूं तो भगवान मुझे उठा लेंगे क्या? निर्जन सोम जोर से हंस पड़ा, बोला, बराबर कहिए कि हे भगवान मुझे बचा कर रखो, मुझे शतायु बना दो। अनुसुईया अवाक रह गई। आज डॉक्टर कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इतना हंस रहा था, इतनी बातें कर रहा था कि फिर मनुष्य चरित्र के प्रति चीर संदेह अनुसुईया के दिमाग में आया, कहीं डॉक्टर ने नशा तो नहीं चढ़ा रखा। अनुसुईया का संदेह गलत भी नहीं था, निर्जन सचमुच नशे में था, पर यह एक नए प्रकार का नशा था। डॉक्टर निर्जन का यह हंसना अनुसुईया के साथ मजाक करने के उद्देश्य से नहीं था, यह हंसी उसकी उपस्थिति की घोषणा थी। मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे निकट आ गया हूं, इसे तुम भी अनुभव करो। घर गृहस्थी के हजारों कामों के बीच मेरे आने के इस क्षण को खो मत दो। हिम शिखर पर सूर्य उदय की तरह एक बार कम से कम दर्शन तो दे आओ। आवेश के उच्छ्वास से डॉक्टर आज बेतहाशा खुश था, इसलिए तो आज वह बदला बदला सा लग रहा था, पर थोड़ी ही देर पहले तक उसका यह आवेश कहाँ था? जब वह भीड़ भरे रास्ते में टैक्सी में आ रहा था, तब वह एक तीर्थ यात्री की भांति गंभीर अनुभूति में खोया हुआ चुपचाप टैक्सी में बैठा था, और अचानक ही खिड़की में खड़ी श्रावणी का चेहरा देखकर उसका मन छलछला उठा। यह अनुभूति मानो प्रकाश का एक झरना थी जिसने उसे भिगो डाला था। मन की एक झंकार ने उसे अनायास ही साहसी बना दिया था, इसलिए वह अनुसुईया के सामने भी फालतू बातों और अकारण हंसी की हिम्मत कर रहा था। क्या उसकी यह हंसी, यह आवाज और किसी के कानों में पहुंचकर नहीं गूंज रही थी, मैं आया हूं, मैं आया हूं? आज निर्जन ने अपनी आंखें के ऊपर उठाई थी, इसका उसके मन के पास कोई जवाब नहीं था। मैं विधवा हूं, मैं विधवा हूं, श्रावणी ने बार बार फुसफुसाकर इन शब्दों का उच्चारण किया, फिर भी इस धिक्कार के शब्द ने कोई बाधा नहीं मानी। पूर्णिमा की ज्योति किसी समुद्र में जो ज्वार उठता है, श्रावणी उससे कैसे बचती? फिर भी अपने पर उसे धिक्कार हो रहा था, अपने को कोस रही थी। मैं लोभी हूं, अविश्वासी हूं, निर्लज हूं, घृणा की पात्र हूं, दुनिया मुझे अश्रद्धा की दृष्टि से देखेगी। मैंने अपने स्नेह प्रायण अभिभावक से कहा था, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। क्या मेरे अंदर का भय मैं मर चुका है? अगर मरा नहीं तो मैं अपने को कैसे माफ करूं? श्रावणी को स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था। खून की जो तरंग हमेशा हमेशा के लिए स्तब्ध हो चुकी थी, और यह सोचकर वह निश्चिंत थी, उसी खून में आज यह कैसी झंकार? किसी पुरुष की पदध्वनि पर वह क्यों बार बार उछलना चाहता था? सोचते सोचते श्रावणी एकाएक रो पड़ी, सिसक सिसक कर रोने लगी। आंखों आंसू की धार से सामने बुक शेल्फ पर रखा विश्वमोहन का फोटो भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। विश्वमोहन दृष्टि के बाहर ही रह गया। फिर श्रावणी की राह कौन दिखाएगा? राह बदलने पर लोकमोहन के सामने वह अपना सिर कैसे ऊंचा कर पाएगी? डॉक्टर निर्जन सोम तो मानो कोई व्रत ही ले बैठा था, चंद्रपीड़ राय को ढूंढने का व्रत। व्रत कठिन था, अपनी प्रेयसी के सामने उसी के दूसरे स्नेही जन को हाजिर करना, पर वह रोज ही एक ना एक बार चंद्रपीड़ के घर जाता। आगरपाड़ा में उसके कारखाने में जाकर पता लगाता, कोई पूछता तो उस पर चिट्ठी लिखता, श्रावणी देवी अधीर है, अपनी खबर भेजिए। पर चिट्ठियों का कोई जवाब ही नहीं आता, और लज्जित संकुचित निर्जन रोज की तरह एक बार और श्रावणी के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता है, अपनी असफलता का साकार रूप बनकर। पर निर्जन की यह सब करता ही क्यों था? पर वह करता भी तो क्या? हृदय चीज ही ऐसी है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसके कारण निश्चिंतता से नहीं रहा जा सकता। उस दिन निर्जन सोम का मन एकाएक वेदना से मचल उठा था। श्रावणी उत्साहित होकर पूछने आई थी, कोई खबर है डॉक्टर सोम? निर्जन का चेहरा मलिन हो उठा। किसी तरह कह सका, नहीं, पता नहीं लग पाया। कल कोई बता रहा था कि हरिद्वार गए हुए हैं। उस सज्जन से लौटते समय भेंट हुई थी। सच भेंट हुई थी? श्रावणी अधीर होकर पूछ रही थी। निर्जन ने आंखें नहीं उठाई। श्रावणी का यह उत्साहित रूप उसे निरुत्साहित और निराश कर रहा था। बोला, उस सज्जन को कम से कम ऐसा ही कहा। आज आपको देखकर मुझे लगा कि आप कोई उसकी खबर लाए हैं। श्रावणी हंसकर बोली, मेरे चेहरे ने आपको आपके साथ विश्वासघात किया है, निर्जन ने कहा। श्रावणी बोली, भला मानस पाकर आप पर खूब अत्याचार कर रही हूं ना? जो आदमी जानबूझकर छिपा रहना चाह रहा है, मैं आपसे उसी को ढूंढ लाने के लिए कह रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे इस अत्याचार से कोई अपने आप को कृतार्थ समझ रहा हो। यह सुनकर श्रावणी थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई, फिर प्रसंग बदलकर बोली, पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। कि उन्हें क्या हुआ है? खाना बिल्कुल नाम के वास्ते खाते, रात को सोते भी नहीं। अक्सर रात को उनके कमरे से चलने फिरने की आवाजें आती हैं। डॉक्टर निर्जन बोला,
पर लोकमान बाबू अगर स्वयं मुझसे ना कहे तो चिकित्सा करना क्या संभव हो सकेगा? श्रावणी, फिर तो आपने उन्हें पहचान ही लिया डॉक्टर। मजूमदार के लिए यह काम आसान रहेगा। मैं उन्हें कहूँ? निर्जन बोला। नहीं, मैं पहले पिताजी से पूछ लेती हूँ, मैं चलता हूँ, निर्जन बोला। श्रावणी और कुछ यूं ही बोलना चाह रही थी, बोली हाँ, इस समय आपको बहुत काम भी होगा। प्रतिष्ठाहीन डॉक्टर को जितना काम रह सकता है बस उतना ही है। आप बड़े विनयी हैं। आपका नाम जरूर विनय कुमार है। श्रावणी सहज होना चाह रही थी। चंद्रपीड़ को लेकर दोनों का परिचय घनिष्ठ हो गया था। बात करने की अवधि भी बढ़ गई थी। श्रावणी के प्रश्न के जवाब में निर्जन बोला, नहीं, माँ बाप बचपन से मुझे ठीक से पहचान ही नहीं पाए, इसलिए नाम कुछ और ही रख दिया। वह नाम क्या सुन सकती हूँ? आप सच में नहीं जानती? कैसे जानूंगी, कहिए। आप तो डॉक्टर सोम के नाम से ही विख्यात है। विख्यात? आपकी भद्रता तो भी अतुलनीय है। गुण के अनुसार तो आपका नाम भी सुभद्रा होना चाहिए था, पर लगता है बचपन में आपको भी किसी ने नहीं पहचाना। मेरा नाम सुभद्रा नहीं है, यह आप कैसे कह सकते हैं? निर्जन श्रावणी को देखते हुए बोला। अगर कहूँ कि मुझे उसका प्रमाण मिल चुका है। निर्जन की स्पष्ट दृष्टि के सामने श्रावणी कांप सी उठी, पर संयत होकर बोली, अनादि ने तो बताया होगा आपको। गप सम्राट तो है ही वह। फिर बोली, सुभद्रा जब नहीं है तब तकल्लुफ भी नहीं करूंगी, आपसे जमकर काम लूंगी। अगर किसी तरह उनका पता ला सके। श्रावणी ने जाते हुए निर्जन सोम का हाथ जोड़ नमस्ते किया। निर्जन चुप रहा। नमस्ते लौटने की सामान्य सौजन्यता भी भूल बैठा। एक अजीब से कष्ट ने उसके मन को बेचैन बना दिया। धीरे धीरे लोकमोहन के मकान से वह सड़क पर आ गया। एक बेबस नारी आंतरिक विश्वास के साथ उससे सहायता मांग रही थी। यह बात जानकर भी वह आज खुश नहीं हो सका। फिर भी चंद्रपीड़ को ढूंढ लाने का व्रत वह छोड़ नहीं सकता था। यही तो एकमात्र माध्यम था थोड़ी सी बात कर लेने का, थोड़े से नजदीकीपन का। में कैसा लड़का लगता है बहू? अखबार पढ़ते हुए लोकमोहन ने पूछा। श्रावणी का चेहरा कितना आरक्त हो उठा। लोकमोहन देख नहीं सके। उन्हें श्रावणी का उत्तर सुनाई पड़ा। आप मुझसे इस तरह के प्रश्न क्यों पूछते हैं पिताजी? ऐसा भी क्या बेकार प्रश्न है बहू? रोज आता है, घर के अंदर आता है, परिचय तो हुआ ही होगा, और होना स्वाभाविक भी है। लोकमोहन बोले। सिर्फ परिचय होने पर ही क्या बताया जा सकता है कि लड़का कैसा है? श्रावणी का गला रूंध गया। फिर बोली, और कैसा है यह जानने की जरूरत ही क्या है? डॉक्टर कैसी चिकित्सा करता है यही जानना बहुत है। आपके प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सकी। अखबार पर से दृष्टि उठाकर लोकमोहन बोले, लगता है तुम नाराज हो रही हो, बताओगी क्यों? नाराज नहीं हो रही हो, पर आप मुझसे इस तरह के प्रश्न फिर कभी नहीं पूछिएगा, यही कहना चाहती हूँ। यह तो ठीक है। लोकमोहन हंस पड़े। बोले, सुनने में आया है इधर मिस्टर रॉय का पता लगाने के लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है। अधीर हो गई हो, इसका अर्थ समझना भी तो कठिन है। श्रावणी सन रह गई, कठोर हो उठी, कड़े स्वर में बोली, अधीर हो गई हूँ, यह बात किसने कही? किसने कब क्या कहा इतना याद रखना तो मुश्किल है बहू, पर सुनने में आया था इसलिए कह रहा हूँ। छोटी छोटी बातें कानों में पड़े तो उन्हें याद ना रखिए, वही अच्छा है पिताजी। खैर, इस समय आपको नारियल पानी देने के लिए कहूँ? अभी रहने दो, कहकर लोकमोहन अखबार में डूब गए। बीच का बड़ा कमरा पारिवारिक बैठक था। पहले वहां बड़ी चहल पहल रहती थी। आराम के सारे उपकरण यहाँ मौजूद थे। पहले रोज शाम को लोकमोहन आराम कुर्सी पर आकर बैठते। विश्वमोहन बड़े सोफे पर, अनुसुईया उसकी बगल में, श्रावणी और अनादि भी आसपास रखी कुर्सियों पर बैठते। कभी कभी लोकमोहन की बहन तिलोत्तमा और उसके पति आ जाते, फिर तो कहना ही क्या, गप शप, आलोचना और तर्क वितर्क में शाम गुजर जाती। उपकरण तो आज भी पहले की ही तरह मौजूद थे। हर हफ्ते टेबल, सोफे और कुर्सियों की खोलियां बदली जाती। टेबल पर 4-5 दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं रखी रहती, पर पहले जैसा झमघट नहीं होता। अनुसुईया तो शायद अपने कमरे के सिवा बाकी घर का स्वरूप भी भूल चुकी थी। अनादि तो जहां लोकमोहन रहते वहीं से होकर गुजरने से भी कतराता। सिर्फ लोकमोहन अपनी पुरानी आदत के अनुसार अब भी शाम को आराम कुर्सी पर आकर बैठते। तिलोत्तमा जब आती सीधे अनसुईया के कमरे में चली जाती। तिलोत्तमा के पति आजकल आते ही नहीं थे। कहते, तुम्हारे घर जाने से मुझे घुटन सी होती थी। लोकमोहन आज भी रोज की भांति आराम कुर्सी पर बैठे थे। श्रावणी 1-2 बार किसी काम से वहां आई गई। लोकमोहन ने कहा, बहू जरा इधर सुनती जाना। कहिए। श्रावणी पास में आकर खड़ी हो गई। बैठो ना, ठीक हूँ। फिर एक मुस्कान के साथ बोली, कहिए। क्या कहूँ? तुम कहती हो तुम ठीक हो, मैं कहता हूँ ठीक नहीं हो। वही पुरानी बात फिर दोहरा रहा हूँ। समस्या का कोई समाधान तो हुआ नहीं, और सच पूछो तो इस घर में कोई भी ठीक नहीं, ना तुम, ना मैं, ना तुम्हारी सास, नौकर चाकर भी नहीं। सभी एक दुस्वप्न की तरह रात काट रहे हैं। इसका कोई उपचार जरूरी है। इसका क्या उपचार हो सकता है पिताजी? क्यों नहीं, उपचार तो अपने ही हाथों में है। इस घर में फिर से जीवन की गति लानी पड़ेगी, नए काम का ज्वार लाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि अब तुम्हें भी अपने मन को पक्का करना होगा।
आप किस चीज की बात कर रहे हैं पिताजी? ताज्जुब है। तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा, यह भी नहीं समझता था बहू। मैं तुम्हारी शादी के बारे में कह रहा हूँ। मुझे लगता है सोम अच्छा लड़का है। जब चंद्रपीड़ नहीं मिल रहा है तब और उपाय भी क्या है? डॉक्टर सोम निसंदेह एक आकर्षक पुरुष है। तुम्हारी क्या राय है? आशा है अब तुम मुझे माफ कीजिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जवाब में लाज शर्म छोड़कर श्रावणी ना जाने कैसे बड़े सहज भाव से पूछ बैठी, आप क्या सचमुच ही मेरी शादी करना चाहते हैं पिताजी? लोक मोहन चौंक उठे, क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। इस प्रश्न के लिए संभवतः वे भी तैयार नहीं, पर बोले, चाहता हूं। इसके लिए तुम्हारे मन में कोई संदेह है बहू? संदेह की नहीं, सिर्फ पूछ रही हूँ। जब तुम पूछ रही हो तब यही कहूंगा, हालांकि पहले भी कई बार कह चुका हूँ। इसे मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ, इसलिए मेरा चाहना और नहीं चाहना इतना महत्व नहीं रखता। श्रावणी, पर मेरी समझ में नहीं आता कि आप इसे अपना कर्तव्य क्यों समझते हैं? लोक मोहन गंभीर होकर बोले, इतने स्पष्ट रूप से ही जब आलोचना कर रही हो तब उसी ढंग से कहूंगा। कौन किसके प्रति अपना क्या कर्तव्य समझता है बहू, वह दूसरे के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। अनादि क्यों सोचता है कि घर में जासूसी करके सबके बारे में सारी खबरें अपनी मामी के कानों में पहुंचाए? डॉक्टर सोम क्यों इस घर से निकले वे पेइंग गेस्ट को ढूंढ लाना अपना कर्तव्य समझते हैं? लोक मोहन की यह बात सुनकर श्रावणी का सुडोल कोमल चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो उठा, पर जवाब उसने नम्रता के साथ ही दिया। बोली, डॉक्टर सोम को यह काम मैंने ही सौंपा था, इसलिए यह बात रहने दीजिए पिताजी। और अनादि बाबू के कर्तव्य बोध या जासूसीपन से किसी को क्या सुविधा हो रही है, यह प्रश्न भी नहीं उठाना चाहती। मैं तो आज आज सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर कभी आवश्यकता हुई तब वह समय आएगा, मैं स्वयं ही आपसे कहूंगी। तुम स्वयं मुझसे कहोगी? अपना शिथिल भाव छोड़ लोकमोहन सीधे होकर बैठ गए। तीव्र स्वर में बोले, समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर, और अगर मैं कहूं कि आवश्यकता है और समय भी आ चुका है, मैं आपसे क्या तर्क करूं पिताजी? बहू, तर्क के लायक कुछ होता तो करती। खैर छोड़ो, मैंने स्वेच्छा से ही तुम्हें इतने साहस का मौका दिया कि आज तुम मेरे सामने इस तरह बातें कर रही हो, पर बात जब इतनी स्पष्ट रूप से हो रही है तब सारी बात साफ साफ हो जाना ही अच्छा है। मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि तुम झूठे अहंकार के बल पर अपने पर भरोसा किए बैठी हो, पर अंत तक अपने को बचा नहीं पाओगी। मैं तुमसे बहुत पहले इस दुनिया में आया हूँ, बहुत कुछ देखा सुना भी है। अकाल वैधव्य को भाग्य मानकर पत्थर की देवी बनकर जीवन बिताने की हिम्मत सभी में नहीं रहती। रॉय जिस दिन चला गया उसके पहले दिन मैंने उसके सामने विवाह का ही प्रस्ताव रखा था। मैं जानता था कि अगर वह राजी हो जाएगा तो और कहीं से बाधा नहीं है, पर छोकरा फिर दया की हंसी हंसकर लोकमान बोले, घबरा कर भाग गया, देश छोड़कर ही भाग गया। श्रावणी पसीने से थर 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 कांप रही थी। उसी कांपते स्वर में बोली, आपने उससे यह बात कही? एक बार आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं जीवन भर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकूंगी। चंद्रपीड़ मुझे दीदी कहता था पिताजी, यह कोई खास बात नहीं। लोकमोहन अपने विचार पर अड़े रहे। बोले, ऐसी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। तुमसे उम्र में बड़ा एक आदमी खामखा तुम्हें दीदी कहकर क्यों पुकारेगा? मैं तो नहीं समझ सकता। खैर चंद्रपीड़ की बात छोड़ो, डॉक्टर सोम भी कोई बुरा नहीं। पिताजी, श्रावणी के स्वर में आर्तनाद था। बोली, अपनी बात मुझे ही सोचने दीजिए, आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है। इसका मतलब तुम मन पक्का नहीं कर पा रही हो? लोकमान व्यंग भरी आवाज में बोले, अभी तक निश्चय नहीं कर पा रही हो कि किस नाव पर चढ़कर दरिया पार करोगी, इसलिए घाट पर दोनों ही नावों को बांध रखा है। सोम से खेल रही हो और रॉय को ढूंढ रही हो। बात तो यही है ना? तुम्हारे प्रति मेरी धारणा कुछ और ही थी। तुम्हें मैंने अपनी कन्या की मर्यादा दी थी, पर आज तुमने अपनी खुशी से उस स्नेह और श्रद्धा दोनों ही को खो डाला। बात समाप्त कर लोक मोहन चले गए। पीछे मुड़कर एक बार देखा भी नहीं। उनकी बात ने किसी के हृदय को कितना शत विशत कर दिया। आज सुबह श्रावणी किसका मुंह देखकर उठी थी कि उसके शत विषक्त हृदय पर एक विषाक्त तीर आकर बिंद गया। ट्रे में कुछ चिट्ठियां रखकर अनादि आया, और दिन यह काम नौकर ही करता था, पर आज अनादि ही यह कैसा उत्साह। अनादि बोला, मामा जी, चिट्ठियां लेटर बॉक्स में पड़ी थी। चिट्ठियों के ढेर में सबसे ऊपर यह विदेशी डाक टिकट लगा। लिफाफा श्रावणी के नाम था, जापान से आया था। श्रावणी के नाम से चिट्ठी देखकर लोकमोहन थोड़ा विस्मित हुए, फिर भी चिट्ठी को हाथ में लेकर बोले, तुम्हारी चिट्ठी है बहू, लगता है जापान से आई है, आप ही पढ़िए ना पिताजी। मैं अजीब बात कर रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ में दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने की आदत है? श्रावणी आज सच में ही पत्थर बन चुकी थी। बोली, आदत किसी की सदा एक सी नहीं रहती। दूसरे के काम पर छिपकर नजर रखने की आदत भी तो आप में नहीं थी पिताजी। लोक मौन विमुड़ हो गए। रूंधे स्वर में बोले, बहू, शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरी कौन हो, इसलिए इतनी बड़ी बात कहकर मेरे मुंह पर कह डली।
खैर दोष मैं तुम्हें नहीं देता, यह हिम्मत भी मैंने ही दी थी। शिथिल मुद्रा में लोकमोहन अपने कमरे की तरफ चले गए। श्रावणी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही, देखती रही। अनादि अनुसुईया के कमरे में घुस गया। नई खबर सुनानी जो थी। नंदू, विष्णु सभी तिरछी नजरों से श्रावणी को घूर रहे थे। अनुसुईया के कमरे में तिलोत्तमा भी निकलकर बरामदे में श्रावणी को देखकर भी अनदेखी कर चली गई। तिलोत्तमा? वह कब आई? उस समय श्रावणी कहाँ थी? तिलोत्तमा के जाते श्रावणी के मन की स्थिति अजीब सी हो गई। उसे लगा उसके चारों ओर की दीवारें सरक रही हैं और वह खुले आकाश के नीचे खड़ी है। अनंत मुक्ति के बीच एकाएक उसका मन हल्का हो उठा। एक अजीब उपलब्धि के आनंद से उसका मन भर उठा। यह अनजान अनुभूति मुक्ति अब तक कहाँ थी? अलमारी के दोनों दरवाजे खुले पड़े थे। अलमारी का हर खाना साड़ियों से भरा पड़ा था। अनगिनत साड़ियाँ, रंग बिरंगी, हजारों डिजाइनों की साड़ियाँ। शादी के बाद श्रावणी का बक्सा देखकर उसकी भाभी की आंखें भी गोल हो उठी थी। बोली थी, बाप रे, कितनी साड़ियाँ, इतनी 3 जन्म पहनने पर भी नहीं खत्म होगी। पर श्रावणी का तो साड़ी पहनने का जीवन ही खत्म हो गया था। 2-4 साड़ियों के खत्म होने के पहले ही कमरे में लगा वह छोटा कमरा बक्सा घर ही था। अलमारी और अलगनी भी थी। विश्व मोहन का वार्डरोब भी उसके कपड़ों से भरा था। कभी कभी विष्णु अपने हाथों से कपड़ों को धूप में सुखाता, फिर झाड़ झूड़ कर सजा कर रखता। यह अर्थहीन काम वह ना जाने क्यों अपने ही मन से करता था। श्रावणी के साड़ी भंडार में किसी के हाथ नहीं पड़ते। कभी कभी उन अनगिनत साड़ियों में से सबसे सादी, सबसे मामूली सफ़ेद सूती साड़ी निकालकर श्रावणी अपने व्यवहार के लिए रख लेती। पर आज पहले वह कभी भी खुली अलमारी के सामने इस तरह अपलक नहीं खड़ी हुई थी। बहुत देर के बाद उसने अलमारी बंद की। जैसी चाहती थी वैसी मामूली साड़ी उसे दिखी नहीं, पर सामने रखे सूटकेस में पहनने के लिए कपड़े तो रखने ही पड़ेंगे। परिस्थिति और वातावरण जैसा भी हो, एक कपड़ा लपेटकर विदा लेने की हास्यास्पद परिस्थिति का दिखावा करने का शौक श्रावणी को नहीं था। विदा हो जाना ही तो अंतिम बात नहीं थी। दिन प्रतिदिन की जरूरतों को तो लेकर ही कहीं जाना पड़ेगा। जहां भी जाएगी वहां यहाँ की मान मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी। मनुष्य सभी बंधनों से शायद मुक्ति पा सकता है, पर जीने और दिन काटने के बंधन से नहीं। इसलिए अपनी अलमारी बंद करके उसने विश्व मोहन के वार्डरोब में रखे देशी पोशाकों के ढेर पर हाथ रखा। धोतियाँ, कुर्ते, चद्दर यूं ही पड़े हुए थे, पर श्रावणी ने एक जमाने के बाद उन्हें हाथ में उठाया। बहुत दिनों के बाद लोकमान अनुसुईया के कमरे में आए। अभी भी उनकी मर्जी से नहीं आए थे। अभिमान, स्वाभिमान भूलकर अनुसुईया ने ही उन्हें बुला भेजा था। अनुसुईया को भूमिका बनाने की आदत कभी थी नहीं। आदमी को देखते ही उसकी जुबान और बातों की बाढ़ आ जाती थी। उसी भाव से उद्वेलित होकर घबरा कर पूछा, चैन की नींद सो रहे हो? बहु सर्वनाश पर तुली है, तुम्हें कुछ मालूम भी है? सर्वनाश? किस बात का? बहू बाप के घर जा रही है, यही ना? बाप के घर? यही विश्वास लेकर चैन से बैठे हैं आप? बाप के घर उसका है ही कौन? वही तो एक नालायक भाई। इसी बहाने यहाँ से निकलकर वह और कहीं चली जाएगी। अगर ऐसा ही करेगी तो क्या तुम उसे रोक सकती हो? क्यों नहीं? अनुसुईया अपनी स्वाभाविक उत्तेजना के आवेश में उठ बैठी। बोली, मैं ना सही, पर क्या तुम भी नहीं रोक सकते? तुम्हारे खानदान की बहू नहीं है वह? जो मन में आया करेगी। खानदान के नाम पर कालिक नहीं पुतेगी? पुतेगी पुतेगी और तुम बैठे बैठे तमाशा देखोगे। और उपाय भी क्या है? दूसरा उपाय मैंने सोचा था, वह सफल नहीं हो सका। लोक मोहन अनुसुईया के साथ इतनी बातें कभी नहीं करते थे। वर्षों बाद वह मौका अनुसुईया ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। पति का हाथ पकड़कर हाँफती हुई बोली, तुम उसके आगे हार मान जाओगे? पराये आदमी के हाथों से छोड़ दोगे? जंजीर से बांध कर उसे नहीं रख सकते? फिर एकाएक पति का हाथ छोड़कर बिस्तर पर लुढ़क गई अनुसुईया, क्योंकि तभी चर्चा की विषय स्वयं कमरे में आकर उपस्थित हो गई थी। बोली, ट्रेन का समय हो रहा है माँ। सास और ससुर को एक ही साथ पाकर श्रावणी की सुविधा हो गई। श्रावणी को देखकर पल भर के लिए किसी के मुंह में शब्द ही नहीं निकला, पर साहसी गंभीर हिम्मती लोकमोहन ने पहले ही पूछ लिया, यह धोती तुम्हें कहाँ से मिली बहू? घर पर थी पिताजी। इस वेश में ना जाने पर क्या तुम्हारे भैया तुम्हें घर में घुसने नहीं देते? श्रावणी मृदु भाव से हंसी। बोली, यह सोचकर मैंने कुछ नहीं किया पिताजी, यह यूं ही पड़ी हुई थी, काम में ले लिया। अब चलती हूँ। सुना है अनादि को साथ नहीं ले रही हो? उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी पिताजी। जब हॉस्टल में थी तो छुट्टियों में अकेले ही घर आती जाती थी। कितने दिनों तक रहने का विचार है? अभी तक कुछ तय नहीं किया। थोड़ी देर के लिए श्रावणी चुप रही। कहने को तो बहुत कुछ था, पर नहीं, कुछ भी नहीं कहेगी। सहज भाव से चली जाएगी। अपनी आत्म परीक्षा का दिन वह वहीं से शुरू करेगी। लोकमोहन ने इस प्रसाद में कैद रहकर
उनके प्यार का ऋण चुकाते चुकाते वह धीरे धीरे रिक्त होती जा रही थी। विचार बुद्धि खोती जा रही थी। अपने को जानने के लिए यहाँ से उसे जाना ही पड़ेगा, पर जाना तो भागने की तरह था। पर नहीं, ऐसा लगना नहीं चाहिए, इसलिए सहज भाव से बोली, उस बार भैया लेने के लिए आए थे तो गई नहीं इसलिए। श्रावणी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अनुसुईया बिलक बिलक कर रोने लगी। रोती बोली, अधिक दिनों तक हम लोगों से दूर मत रहना बेटी, हम लोग बच नहीं पाएंगे। श्रावणी मन ही मन बोली, हर पल तो मृत्यु की कामना करती है, फिर आज ये दुख कैसा। पर मन की बात तो सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए अनुसुईया रोती हुई कहती ही गई, तुम मेरे मुन्ने की यादगार हो, तुम्हें पाकर ही तो उसका शोक भूल बैठी हूँ बेटी। मैं जानती हूँ कि तुम सती लक्ष्मी हो, बड़ी अच्छी हो, तेरे मन में दया है, ममता है। हम दो बुढ़े बुढ़ी तेरे ही सहारे जी रहे हैं, यह भूलना नहीं बेटी। अनुसुईया के इस नाटक के लिए आज लोग मोहन ने से डांटा नहीं। खिड़की के बाहर शून्य दृष्टि से चुपचाप देखते रहे। श्रावणी धीरे से बोली, ट्रेन का समय हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। फिर चद्दर को अच्छी तरह लपेट कर चली गई। लोग मोहन मौन थे। अनुसुईया चुप ही रही। जब तक श्रावणी को लेकर मोटर रवाना न हुई, कार की आवाज खामोश होते ही अनुसुईया खिन स्वर में बोली, एकदम काठ की बनी है, जवान में एक नरम बात तक नहीं। अचानक भाई के घर जाने का ख्याल क्यों हुआ भगवान ही जाने। जाने के पहले मति सुधर गई, यही बहुत है। भगवान ने जिसे जिस रूप में सजाया उसे वही शोभता है। आज उसका श्रृंगार देखकर जी ठंडा हुआ। लोक मोहन धीरे से उठकर कमरे के बाहर चले गए। अनुसुईया को वह आज डांट भी नहीं सके, मानो उनकी शक्ति खत्म हो गई थी। लोक मोहन का मकान छोड़ने के लिए उन्हीं की गाड़ी से चलकर छोड़ना पड़ेगा। फिर भी जितने सभ्य ढंग से जाना हो सके उतना ही अच्छा रहेगा। स्टेशन तक छोड़ने के लिए बिष्टू और अजीत की माँ भी आए थे। बड़े यत्न के साथ मोटर में से उन लोगों ने श्रावणी की ट्रेन में डिब्बे में चढ़ा भी दिया। अजीत की माँ आंख पहुंचकर बोली, जल्दी लौट आना भाभी जी, आप नहीं रहेंगे तो बाबूजी का खाना पीना भी ठीक से नहीं होगा, कौन उन्हें देखेगा। आप उनकी बेटी जैसी ही हैं, इसलिए श्रावणी उसके बाद नहीं सुन पाई। ट्रेन चल पड़ी। चुपचाप बैठी श्रावणी सोचने लगी, जब श्रावणी लौटकर नहीं आएगी तब ये लोग क्या कहेंगे। दुनिया क्या उसे कठोर, अकृतज्ञ, स्नेह विहीना नहीं समझेगी। लोक मोहन के स्नेह में तो कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तो यह भी कहा था कि श्रावणी उनकी विधवा पुत्र वधू नहीं बल्कि वयस्क अविवाहिता लड़की है। उन्होंने श्रावणी को मर्यादा भी कन्या की ही दी थी, पर मनुष्य की मर्यादा। गुड्डे गुड़िया की जोड़ी में से एक टूट गया था, इसलिए एक और नया गुड्डा खरीदकर खेलना चाहते थे लोक मोहन। अपनी उदारता का दृष्टांत देकर सारे संसार को चौंका देना चाहते थे। श्रावणी की आंखों में वही प्रतिष्ठा पाना चाहते थे जैसा उन्होंने अपने को श्रावणी के विवाह के समय महसूस किया था। श्रावणी को फटे छीतड़ों से उठाकर राजप्रसाद में प्रतिष्ठित किया था, अवहेलना के आंगन से उठाकर महल में स्थापित किया था। किंतु श्रावणी जानती थी कि लोग पसंद करते हैं विधवा का विधवा वेश में रहना। इसलिए संजय ने झूठ बोलकर बहन की इज्जत बचाई है। इसी झूठ के सहारे आने के समय अनुसुईया ने भी तो श्रावणी को सती लक्ष्मी कहा था, उसे अच्छा बताया था और श्रावणी की दया और ममता के सामने अपने बुढ़ापे में अवलंबन का हाथ फैलाया था। और लोकमोहन, श्रावणी सोचती और उसके होठ व्यंग की मुस्कान से टेढ़े हो जाते। लोकमोहन ने बड़ी उदारता से दान की मुट्ठी श्रावणी की तरफ बढ़ाई थी, पर वह चाहकर भी दान न दे सके, हार गए। डॉक्टरों की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। फिर भी विजया को लगा निर्जन इन दिनों बिना काम यूं ही फिरता रहता है। एक दिन खाने की टेबल पर उसने पूछा, कई दिनों से तुझे क्या हुआ है रे नीरू, कोई जटिल केस है क्या हाथ में। निर्जन माँ की तरफ देखकर बोला, नहीं माँ, कोई जटिल केस नहीं है। फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे जैसे अभागी डॉक्टर के हाथ में जटिल केस दे, ऐसा बदकिस्मत कौन होगा माँ। छोटे डॉक्टर की तरह एक नज़र डालें, ऐसे आदमी इस देश में है कहाँ। पर विजया बेटे की फालतू बातों में आने वाली थी नहीं, इसलिए वह भी हंसकर बोली, अगर ऐसा ही है तब तो बड़ी चिंता की बात है। कई दिनों से इस कदर मायूस होकर फिर रहा है, कहीं प्रेम व्रेम का चक्कर तो नहीं बेटा। निर्जन थोड़ा सहम गया, पर आराम से खाते खाते बोला, अचानक इतना तीखा प्रश्न, कोई लक्षण देख रही हो माँ। माँ की नजरों को धोखा देना कठिन है, कुछ तो देखा ही है, लक्षण कुछ भी नहीं। यह तो खुले दिल से बोल सकता है। माँ, तुम तो मुझ पर सब बातें थोप रही हो, बोलने के लिए ही तो कुछ नहीं बोलूं तो क्या। माँ की आंखें मातृत्व के अहंकार में कभी कभी बहुत कुछ आरोप भी लगा बैठती हैं, यह एक मानसिक बीमारी है। देख नीरू, तू बात मत पलट मेरी, यही बात तुझे पकड़वा रही है, निश्चित प्रमाण पा चुकी हूँ इस भाव से। विजया बोली, बोल।
बोल, मेरा अंदाजा सही है या नहीं? तेरी कल्पना की असामान्य लड़की से कहीं भेंट हो गई है क्या? अब निर्जन थोड़ा गंभीर होकर अपनी स्निग्ध आंखें माँ की तरफ उठाकर बोला, शायद तुमने ठीक ही सोचा है माँ, पर बस यहीं तक है और कुछ नहीं। नीरू, हाँ माँ, थोड़ा सतर्क रहना बेटा, दुनिया में कितने छल कपट वाले भी हैं। बस करो माँ, दुहाई तुम्हारी, तुम मेरे लिए थोड़ा कम सोचा करो। तू कहेगा और मैं सोचना छोड़ दूंगी? तेरे लिए तो मैं दुश्चिंता से घिरी रहती हूँ, तुझे अपनी छाती से लगा कर रखूं इसमें भी सुख नहीं, और तुझे किसी के हाथ सौंप दूं, पर सोचकर भी चैन नहीं मिलता। केवल इसी उम्मीद में हूँ कि ऐसा कोई आए जो तेरे साथ मुझे भी अपना ले, मेरे से तुझे छीन ना ले। इतनी सी बात। निजन हंस पड़ा। तुम निश्चिंत रहो माँ, तुमसे कोई कुछ छीन लेने का अभियान नहीं चला रहा। बेवकूफ, बड़ा मूर्ख है रे तू। मुझे तो लगता है तू किसी ऊंची टहनी में लटके फल की तरह ताक रहा है। इससे कोई अच्छी उपमान तुम्हें नहीं सूझी? तुम्हारे मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती माँ। खैर छोड़ बेटा, मान लेती हूँ तू दूर आकाश के किसी फल पर नजर गड़ाए बैठा है, पर इससे मुझे क्या शांति मिल रही है? तू अपना जीवन यूं ही काटे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तेरा घर बसा देखना चाहती हूँ। एक दो सोने के गुड्डा गुड्डी भी चाहिए जी, जो मेरे साथ खेले। सबकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती माँ, मन को उसी अनुसार ढालना पड़ता है, मन से कहना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है। मत मांगो कुछ भी। विजय लड़के की इस अटपटे ढंग की बातों से घबरा उठी। माँ का स्नेही हृदय आशंका से भारी हो उठा। बोली, निर्जेमू रे, बड़ा डर लग रहा है, मानो यह किसी भयंकर विपत्ति का पूर्वाभास है। बेटा तो मुझे सब कुछ खुलकर बता। कहा तो माँ, कहने लायक कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, दूर आकाश का तेरा वह तारा, वह दूर ही है, हमेशा ही रहेगा। हाथ बढ़ाकर तू उसे पकड़ नहीं सकता। वह धरती पर कभी नहीं उतरेगा, उतरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्यार में असंभव भी संभव हो सकता है नीरू। कुछ असंभव चीजें ऐसी भी होती है माँ जो कभी संभव हो ही नहीं सकती। ऐसा भी क्या बात है बेटा, क्या वह विवाहिता है? यह आलोचना नितांत अर्थी न माँ, मैं शुरू से तुमसे मजाक कर रहा था। तेरी आंखों में आग जल रही है, आंखों के नीचे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तेरा यह उदास चेहरा देखकर भी मैं इसे मजाक कैसे समझूं? इतनी सूक्ष्म दृष्टि से अपने बूढ़े लड़के को मत जांचो माँ। विजया उदास होकर बोली, तू तो किसी दिन मुझे बहुत दुखी पहुंचा सकता है नीरू। निर्जन इस बात से विचलित नहीं हुआ। बोला, यह तो तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम किसी भी बात पर मन छोटा नहीं करती तो तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? मैं तो बेटा माँ होकर नहीं, एक दोस्त की तरह कह रही हूँ कि जीवन गंवाने की चीज नहीं है। इतना कहकर विजया उठकर चली गई। निर्जन बैठा बैठा सोचता रहा, गंवाना? क्या जीवन किसी की सोच में, याद में नहीं बिताया जा सकता? यदि जीवन बाहरी असंख्य कामों की व्यस्तता में कट जाए तो उसे क्या व्यर्थ माना जाएगा? निर्जन की माँ विजया भी उधर यही सोच रही थी। जरूर कोई विवाहिता लड़की है, किसी दोस्त की पत्नी अथवा कोई रोगिणी। कभी कभी विजय की इच्छा होती निर्जन विवाह कर ले, उसका सुखी दाम्पत्य जीवन हो, गृहस्थी बाल बच्चों से भरी पूरी और संपूर्ण हो। पर कभी कभी सोचती कि बेटे के उस समृद्ध जीवन में उसकी अपनी भूमिका कितनी रह जाएगी। उस दिन भी क्या उसका बेटा विजया की मुट्ठी में समाया रहेगा? उससे तो यही अच्छा था। समाज या कोई रिश्तेदार यदि कहे कि बेटे की शादी क्यों नहीं कर देती, तो विजया गर्व के साथ उत्तर दे सकती, मेरा लड़का सस्ता या साधारण नहीं, वह समाज के नियमों से ऊपर है। इधर कुछ दिनों से इसी तरह के विरोधी विचारों से विजया पीड़ित रहती। क्या सभी की माएँ इसी तरह सोचा करती हैं? इसी तरह उनके मन में भी कर्तव्य का बोध और आतंक के बीच संघर्ष होता रहता है। संजय सेन अपने अड्डे पर ही श्रावणी के आने की खबर सुन चुका था। घर की पुरानी बूढ़ी नौकरानी कालू की माँ जाकर बोली, घर जाओ दादा बाबू, देखो जाकर सोने की गुड़िया का क्या हाल बन गया है। राज रानी बनी थी और कंगालिन बनकर आई है। ससुराल में शायद पटी ने, इसलिए अकेली ही चली आई। अंततः संजय दरवाजे की बाहर से चिल्लाता हुआ घर में आया। कहाँ गई रे मेरी बहन, जरा सी नहीं भेजी, नहीं तो मैं खुद ही आकर लिवा लाता। किंतु श्रावणी अकेली आई थी। औरत इतनी जिद्दी भी हो सकती है? बेचारी भाभी तो उसकी सोच भी नहीं सकती थी। फिर सोचती, ऐसा होगा क्यों नहीं, एक ही जंगल के तो बांस है, जैसा भाई वैसी ही बहन। तिलोत्तमा अक्सर ही अनसुईया के पास आती। अनसुईया के सूखे पतले हाथों पर हाथ रखकर बोलती, 2-4 दिन के लिए भाई के घर गई है, कोई बात नहीं, पर जल्दी ही बुलवा लेना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तिलोत्तमा अपनी इस बड़ी भाभी को थोड़ा मना कर ही रखती। अनसुईया होठ सिकोड़कर बोलती, मेरी तबीयत के लिए उसे क्या पड़ी है? पर तिलोत्तमा के सामने एक भयंकर समाचार वह छिपा गई।
अनादि को भी कसम देकर कहने के लिए मना कर दिया था। उस दिन अनादि के नाम संजय सिंह की एक लंबी चिट्ठी आई थी, श्रावणी के मल्लेच्छ जैसे व्यवहार की चर्चा पर। लोकमोहन को यह बात मालूम थी या नहीं अनुसुईया नहीं जानती थी, पर दूसरों तक बात पहुंचे यह अनुसुईया नहीं चाहती थी। पर तिलोत्तमा को सब कुछ मालूम हो चुका था। अनादि ने ही बताया था और फिर कसम देकर कहा था कि वह दूसरों को ना बताए। उसने भेद तो किसी को नहीं बताया, पर जब से सुना छटपटा रही थी। छी छी छी, कैसी बेहुदी बहू है, ससुर के रहते हुए नौकरी करके खाती है। इससे तो अच्छा होता कि ससुर के गालों पर 2 थप्पड़ न जड़ देती। अर्थात श्रावणी के इस स्वेच्छाचार का समर्थन किसी ने नहीं किया। तिलोत्तमा उठती हुई बोली, वह चली गई है, इसलिए उसके प्रति हम लोगों का दायित्व या कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। समाज का यह नियम भी नहीं है। प्रसंग बदलकर अनुसुईया अपनी बीमारी की चर्चा करने लगी। तिलोत्तमा ने पूछा, डॉक्टर आते हैं? हाँ, जब तक जीऊंगी डॉक्टर की यातना तो सहनी ही पड़ेगी। डॉक्टर मजुमदार ही आते हैं ना? कभी कभी उनका यश बढ़ गया है, सदाबहार रोगी के लिए अब एक असिस्टेंट भेज देते हैं, वही आता है रोज एक बार। महावारी नौकरी है, आना ही पड़ता है उसे। अनुसुईया के कहने में कोई अतियुक्ति नहीं थी। सच में ही उसकी माहवारी नौकरी थी। डॉक्टर निर्जन सोम भी यही सोचकर रोज एक बार इस घर में आता। आजकल अनुसुईया डॉक्टर निर्जन पर इतना नाराज भी नहीं रहती। कभी कभी बटाकर इधर उधर की बातें भी करती, पूछती उसकी माँ है या नहीं, उसकी शादी हुई या नहीं। और डॉक्टर सोम रोज आता, चला भी जाता और अवाक होकर सोचता, इस घर के प्राणों का स्पंदन एकाएक रुक क्यों गया है? मृत्यु के समान चारों तरफ खामोशी क्यों छाई रहती है? वह वंदिनी राजकुमारी कहाँ चली गई? किसी ने उसे छिपाकर बंद कर दिया या वह स्वयं ही सोने की डिबिया में अपने को छिपाए बैठी है? निर्जन अक्षम है क्या, इसलिए वह निर्जन पर नाराज है? वह एक सामान्य काम भी नहीं कर सका क्या, इसलिए वह उससे दूर ही रहती है? पर वह सामान्य काम तो अब निर्जन ने कर दिया, चंद्रपीड़ का पता लगा लिया था। पर यह खबर उस तक कैसे पहुंचाता, किससे पूछता कि परीलोक की वह राजकुमारी कहाँ गई? इधर कई दिनों से डॉक्टर मजूमदार ही इस घर में आ रहे थे, इसलिए इस बीच निर्जन चंद्रपीड़ का पता मालूम कर सका था। उसका जापान का पता भी उसे मिल गया था। निर्जन घड़ियां गिनता रहता कि वह कब यह समाचार श्रावणी को सुनाए। निर्जन तो फिर यथावत मरीज को देखने के लिए आता रहा, पर वह कहाँ गई जिससे मिलने के लिए, जिसे कुछ कहने के लिए निर्जन व्याकुल हो उठा था। अंत में एक दिन मौका मिल ही गया। अनादि से आमने सामने भेंट हो गई। सीधा सवाल तो पूछा नहीं जा सकता था, इसलिए निर्जन ने बहाना बनाया, बोला, आपसे भेंट हो गई, अच्छा ही हुआ अनादि बाबू। मैं कहना चाहता था कि मरीज के लिए चिकित्सा ही काफी नहीं होती, सेवा की भी जरूरत पड़ती है। मुझे शायद कहना नहीं चाहिए, पर जिसके संबंध में मैं तो यही कहूंगा कि सेवा में कमी हो रही है। यह बात है, पर करे भी क्या, आजकल नौकर चाकर भी सब कामचोर हो गए हैं। अनादि बोला, देखिए, तनख्वाह लेकर काम करने वालों से सच्ची सेवा तो नहीं मिल सकती। अनादि उदास होकर बोला, तनख्वाह वाले नौकरों के अलावा यहाँ और है ही कौन जिनका दायित्व था वह ही। डॉक्टर निर्जन अनादि की बात का गलत अर्थ लगा बैठा। वह विश्वमोहन की बात सोचकर बोला, मृत्यु पर तो किसी का बस नहीं चलता अनादि बाबू। मृत्यु? अनादि हैरान होकर बोला, आप विशु भैया के लिए कह रहे हैं? मैं बेवकूफ हो सकता हूँ डॉक्टर सोम, पर इतना नहीं। मैं भाभी के लिए कह रहा था। और तो और सुन रहा हूँ। डॉक्टर निर्जन सोम बीच ही में बोल पड़ा, बाप के घर मायके में जाती भी थी क्या? कभी नहीं जाती थी, अब गई है। क्यों? निर्बोध की भांति निर्जन पूछ ही बैठा। यह मैं कैसे बता सकता हूँ, मर्जी ही समझ लीजिए। पर इनकी सेवा के लिए तो अब उन्हें जल्दी यहाँ आ जाना चाहिए ना। सेवा? हाँ, घर की क्या बात बताऊं डॉक्टर बाबू। खैर छोड़िए, असल बात तो यह है कि अब वह स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहती हैं। अच्छा, तो फिर कभी नहीं आएंगी? नहीं, यह गलत बात है, आप लोगों को जाकर कहना चाहिए। जाकर कहना? आप उन्हें जानते नहीं डॉक्टर सोम। सारी दुनिया एक तरफ, वह अकेली एक तरफ। अजीब चीज है। एक मामूली सा उदाहरण ही ले लीजिए, भाई के घर गई है, अच्छी बात है, लोग जाते हैं, पर आप किसी परिवार की बहू हैं, अकेले श्रीखंड में जाकर स्कूल में नौकरी करने के क्या जरूरत थी? आप ही सोचिए, मामा जी की मान प्रतिष्ठा तो सब धूल में मिल गई। उनके भाई संजय बाबू बिल्कुल ही बहन की तरह नहीं है, सीधे साधे आदमी हैं। बहन के इस आचरण पर बड़े शर्मिंदा है। आप जा रहे हैं डॉक्टर सोम? नमस्ते अनादि बाबू, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इनकी सेवा वगैरह। स्कूल की पुरानी हेडमिस्ट्रेस अत्यंत ममता भरे स्वर में बोली, तुम्हारे इस दुर्भाग्य पर मैं बहुत दुखी हूँ श्रावणी। तुम्हारे भैया एक दिन आए थे, सुना है तुम्हारे ससुर अभी जीवित हैं और संपन्न भी, फिर भी देखो। श्रावणी आंखें उठाकर थोड़ा मुस्कुराई। हेडमिस्ट्रेस चुप हो गई। श्रावणी की हंसी का अर्थ समझ गई, प्रसंग बदलकर बोली,
तुमने बचपन में जिस महेश्वरी उच्च प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, उसे हाई स्कूल बनाने के लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। थोड़ी देर बाद श्रावणी असल बात पर आई। बोली, मैं स्कूल कंपाउंड के ही किसी कमरे में रहना चाहती हूँ। सुबह शाम आना जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हेड मिस्ट्रेस मनोरमा नियोगी बोली, स्कूल में क्वार्टर के नाम पर बस एक बंगला जैसा है, पर वह भी रहने लायक अब रहा नहीं, खाली ही पड़ा रहता है। मरम्मत भी नहीं होती। स्कूल की बिल्डिंग के लिए सरकार को लिखती लिखती थक गई हूँ, पर पैसा ही नहीं मिलता। श्रावणी बोली, रहने लायक हो या नहीं, मैं उसे अपने लायक बना ही लूंगी। आप सिर्फ अपनी अनुमति दे दीजिए। तुम यहाँ की पुरानी छात्रा हो, तुम्हारा तो अधिकार है। तुम लोगों को तो आना ही चाहिए और इस स्कूल को नया रूप देना चाहिए। तुम्हारी तरह की और लड़कियां मिल जाएं तो शायद अभी भी मैं कुछ कर सकूं, पर तुम्हें कमरा चाहिए। किसके लिए? श्रावणी, तुम्हारे भाई का घर तो शायद यहीं है, अधिक दूर भी नहीं। श्रावणी उदास मुस्कुराहट लिए बोली, आप अपने बारे में जितना कम कहूं उतना ही अच्छा है। सो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ तुम्हें जगह कहाँ दूँ। 2 अध्यापिकाओं को तो मैंने अपने घर में ही जगह दी है। गांव के स्कूल में रहने की व्यवस्था किए बिना बाहर के किसी को नौकरी पर बुलाना उचित नहीं, पर यह समझती हूँ, पर हमारी सरकार यह समझे तब ना। श्रावणी झट बोली, वह आदमी के रहने अयोग्य किस जगह की बात आप कर रही थी? मैं उसे एक बार देख नहीं सकती? देख क्यों नहीं सकती? एक बार क्यों, 1000 बार देखो, पर रह सकोगी या नहीं, यह बड़ी बात है। अनिमा और सेवा, जो अब मेरे घर पर ही रहती हैं, पहले यहीं पर थी। पिछली बरसात में छत में से इतना पानी गिरा कि भागे बिना और कोई चारा नहीं रहा। वैसे अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, पर अगर वैसी बात हुई तो भैया का घर तो है ही, जाने पर भैया निकाल तो देंगे नहीं। वह भी संभव हो सकता है श्रावणी। दुनिया में मैंने बहुत कुछ देखा है, नहीं तो इतने संपन्न ससुर के रहते हुए भी। खैर, तुम कमरा देख लो। फिर पूछा, अगली 2 तारीखों को ही ज्वाइन करोगी ना? जी। मकान या कमरा, उसे जो भी कहा जाए, देखकर श्रावणी चौंक उठी। स्कूल बिल्डिंग का ही एक टूटा हुआ अंश था। यह स्कूल किसी धनी का ध्वस्त मकान था। देश छोड़ जाने के पहले माँ की याद में स्कूल के लिए दान में दे गए थे। मकान मालिक की माँ महेश्वरी देवी के नाम पर स्कूल का नाम रखा गया था। हेड मिस्ट्रेस ने जिसे बंगला बताया था, वह धनी परिवार में कभी आउट हाउस के काम आता था। अब उसका कोई अवशेष भी नहीं था। दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी और उसकी आड़ में पीपल की टहनियां झांक रही थी। बरसात में चूते पानी से दीवारों पर काई जम चुकी थी। कमरे का फर्श भी उबड़ खाबड़ था। कहीं कहीं पुरानी यादगार की तरह मोजाइक की टुकड़ियां रह गई थी। दरवाजे खिड़कियों में अलकतरा लगा था। इसी का नाम था बंगला। 1.5 कमरे और छोटा सा एक बरामदा। श्रावणी, यहाँ रह सकोगी? हेड मिस्ट्रेस के प्रश्न के जवाब में फीके पड़े चेहरे से मुस्कान भरकर श्रावणी हाँ भरती। सिर्फ बोली, दरवाजा अगर थोड़ा और मजबूत बन जाता तो। रहना तो श्रावणी को पड़ेगा ही। यही रहकर वह अपने अतीत को भुला सकती है। सुख की सारी स्मृतियां और परिचित दुनिया को बिसरा कर ही श्रावणी एक नया जन्म ले सकती है। घर आकर अत्यंत सहज ढंग से श्रावणी बोली, मैंने स्कूल में ही रहने की व्यवस्था कर ली भैया। व्यवस्था कराई हो? यह तो जानता ही हूँ। नौकरी की व्यवस्था तो ससुराल से चलने के पहले ही पक्की कर ली थी, पर मेरा भी हुक्म सुन लो। पितृकुल में रहकर, बाप भाई के मकान में रहकर, उनके मुंह पर कालिक पोतकर नौकरी करने की अनुमति तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे यह मालूम है भैया, इसलिए कि बाप भाई के आंगन में दाग ना लगे, मैंने स्कूल की बिल्डिंग के ही किसी हिस्से में अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली। रहने की व्यवस्था भी कराई हो? संजय सेन चाक उठा। इसका मतलब कुछ नहीं भैया, वहां रहने पर आने जाने का झमेला नहीं रहेगा। अचानक संजय सेन गर्म हो उठा, चिल्लाकर बोला, इतने कष्ट की भी क्या जरूरत थी? इससे तो अच्छा होता तुम भाई के गाल पर 2 जूतियां ही कस देती। तेरे लिए वह आसान भी होता। ओफो भैया, मुझे भैया कहने की जरूरत नहीं। मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। कल सुबह नींद से उठते ही घर में आग लगाकर मैं भी कहीं निकल जाऊंगा। नींद से उठने के बाद ही ना? श्रावणी हंसकर बोली, अच्छा ही हुआ, नहीं तो नींद नहीं आने पर तुम्हारी तबीयत ना बिगड़ जाती। छोटी जीजी, भाभी रुआंसी सी दौड़ाई, तुम हंस रही हो? देखती नहीं आग की तरह झुलस रही हैं। सच में ही अगर मकान में आग लगा दे? भाभी तुम डरो मत, घर में आग लगाने के लिए आग भैया के पास नहीं है। कहकर श्रावणी कमरे के अंदर चली गई और कमरे के अंदर जाकर आकर बहुत बार पड़ी हुई चंद्रपीड़ की वह चिट्ठी श्रावणी एक बार फिर पढ़ने लगी, जो लोकमोहन के घर पर रहते समय वह खोलकर पढ़ नहीं सकी थी। आखिर क्यों? शायद जिस तरह किसी विधर्मी के सामने लोग अपनी पूजा की शालिग्राम शिला को नहीं दिखाते, उसी भावना व श्रावणी ने भी चिट्ठी को छिपा लिया था। बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी थी चंद्रपीड़ ने। बिना कहे
चले जाने के कारण अपने को गंवार, पागल आदि अनेक गालियां बककर फिर लिखा था। दीदी, उस समय आपको किसी और रूप में देखा था और आज कुछ और ही। मेरी उस दृष्टि में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं स्नेही जनों के प्रति ममता से मन भर उठा था। कैसे सीमाहीन सूनेपन में आप रह रही हैं, उस दिन पास रहकर भी नहीं समझा सका था। शायद इसलिए भी कि अपना सूनापन अपने ही में समेट आप एक अपूर्व बड़प्पन से दूसरों को प्रभावित करती थी, स्नेह बिखेरती थी। आपके इस सूनेपन के इतने प्रखर रूप को आज मैं अपनी आंखों से नहीं, किसी दूसरे की आंखों से देख रहा हूँ। मेरे जीवन में सहसा ही कोई आई और पूरी तरह मुझे अपना बना लिया है। उसके सानिध्य में रहकर मैं हर पुरानी चीज को नई दृष्टि से देखना सीख गया हूँ। मेरी इस जीवन दायिनी का नाम है ओकाकुरा। आप उसके बारे में और जानने के लिए जरूर उत्सुक हो रही होंगी। लड़की तो दीदी जापानी है, उसके पिता जापानी दूतावास में नौकरी करते हैं। छुट्टी पर वे देश लौट रहे हैं पत्नी और लड़की के साथ। उनसे मेरा परिचय जहाज पर ही हुआ। परिचय प्रगाढ़ होने में भी देर नहीं लगी। थोड़े ही समय में वे मेरा सब कुछ जान गई, मेरा स्वप्न, मेरा आदर्श, आपके प्रति मेरी धारणा। आपके लिए उसके मन में बड़ी श्रद्धा और अनेक प्रश्न है। उसकी पहली अर्जी है कि भारत लौटते ही आपसे मिलवाऊं। मैंने उससे कहा है, देखोगी तो देखती रह जाओगी। समुद्र को समझाने के लिए उसका वर्णन कर दिया। ओकाकुर मुझे ऐसा ही समझती है। ऐसी अनेक ही बातें चंद्रपीड़ ने इस चिट्ठी में लिखी थी, पर एक बात जो स्पष्ट थी वह थी श्रावणी के प्रति उसका श्रद्धा और प्यार। ऐसा प्यार जो मेघयुक्त आकाश की तरह स्वच्छंद था। चंद्रपीड़ ने डॉक्टर निर्जन सोम को भी चिट्ठी लिखी थी कि मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को ढूंढने के लिए आप कितना कष्ट उठा रहे हैं। तब आप मुझे अपने जैसे ही लगते हैं और उसी रिश्ते के बल पर कहता हूँ कि आप शुरू से ही गलती कर बैठे डॉक्टर सोम, बेवकूफ़ों की तरह की गलती। फिर बड़े साफ और सीधे ढंग से चंद्रपीड़ ने उसे श्रावणी के संपर्क के माधुर्य को एवं लोकमोहन के प्रस्ताव के बारे में बताया था। फिर लिखा था, अचानक ऐसा प्रस्ताव सुनकर मैं विचलित हो गया। चला आया, पर डॉक्टर, मुझे लगता है आप तो अंधे हैं। नहीं तो आपके मन में कभी यह शक क्यों नहीं हुआ कि एक बड़े घर की विधवा जो स्वभाव से घोर गंभीर है, वह क्यों खामखा आपके पास अपने मन की वेदना या आकुलता को स्पष्ट करने लगी। मिस्टर लोकमोहन गुप्ता, यह यदि अंधे नहीं है तो इस बार उचित जगह पर अपना प्रस्ताव पहुंचाएंगे और मेरी दीदी का धूमिल जीवन फिर सार्थक हो उठेगा, फिर से जगमगाएगा। चिट्ठी पढ़कर निर्जन स्तब्ध रह गया। लोकमोहन गुप्ता अपने ही विधवा पुत्र वधू का पुनर्विवाह करना चाह रहे थे? ताज्जुब है। तो फिर चंद्रपीड़ का यह दीदी का संबोधन क्या कोई छल था? पर इतनी दूर बैठकर चंद्रपीड़ झूठ का सहारा क्यों लेगा? सहसा निर्जन के मन में तीव्र शक्ति का ज्वार आया। अब वह असहाय की भूमिका नहीं निभाएगा। वह श्रावणी की साधना को पाने की साधना में जुट जाएगा। उसने तय कर लिया कि वह श्रीखंड जाएगा और श्रावणी को अपने मन की बात बताएगा। और फिर श्रावणी के मन की बात भी जानना जरूरी था। अपने मन को जानने से ही तो पूरी बात नहीं बनती, दूसरे के मन को भी परखना पड़ता है। मनुष्य और जानवर में यही तो अंतर है। मनुष्य जब तक सब कुछ जान नहीं लेता निश्चिंत नहीं हो पाता। इसलिए आदिम युग से ही वह कहता आया है, मुझे जानना पड़ेगा, मुझे जानना है। विश्व और प्रकृति के अनंत रहस्यों को जानना ही होगा। अनादिकाल से चलती आई इस दुनिया को जानना होगा। सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों से सजे उस असीम शून्य को जानना पड़ेगा। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कालों के उस सृष्टिकर्ता को, अपने मन को और अपनी आत्मा को, सभी को जानना पड़ेगा। मन के अंदर मन, उस अंतर मन में न जाने कितने रहस्य हैं। निर्जन ने अपने उसी अंतर मन में झांका जहां उसके मन में हजारों पंखुड़ियों को फैला दिया था। उसने अपने मन से कहा, इतने दिनों तक क्या किया तुमने? तुम सचमुच ही अंधे हो, पागल भी हो। तुम्हारी प्रिया की सृष्टि तुम्हारे लिए ही हुई है। इस सीधी सी बात को समझने में तुमने इतनी देर लगा दी और एक भूलभुलैया में भटकते रहे। चलो अब उस सीमा को तोड़ डालो। विधि और समाज की चार दीवारी लांघकर उसे ले आओ, तभी तो तुम्हारा प्रेम सार्थक समझा जाएगा। तुम यहाँ? हाँ श्रावणी। छोटे से दो शब्द ही तो थे, पर लगा पृथ्वी के सभी समुद्र की लहरें एक साथ इन दो शब्दों के तटों पर टकरा गई। एक पल के लिए आकाश और सारा संसार मानो स्तब्ध रह गए। उसके बाद एक ने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? आंखें नीची कर दूसरे ने जवाब दिया, यही तो ठीक है। श्रावणी के झुके हुए माथे की रिक्त मांग की ओर देखकर निर्जन बोला, यह ठीक नहीं है श्रावणी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, यह तो आत्महत्या के समान है। फिर तुम ही बोलो मेरे लिए अच्छा क्या है? जो सत्य है वही अच्छा है श्रावणी, वही पवित्र है। तुम्हारे विचार और तुम्हारी समझ ही सत्य है, यह तुम कैसे कह सकते हो? उसी तरह जिस तरह सूर्य की किरणों को समझ सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए निर्जन?
सच्चाई के सूर्य को साहस के साथ अपना लो। यह कैसे संभव हो सकता है? प्रेम में शक्ति होती है श्रावणी, उस शक्ति के आगे सब कुछ संभव है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही, सोचने की जरूरत भी नहीं है। सारी चिंता को छोड़ तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम तो बड़े शांत और भीरू थे निर्जन, इतने अशांत इतने साहसी कैसे बन गए? सच कहूं, तुम्हें पाकर भी नहीं पाकर। तुम तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तुम भी तो नहीं जानती, फिर भी हम एक दूसरे को जानते हैं, यही बहुत है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ श्रावणी। कैसी अजीब बातें कर रहे हो? अजीब नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ, तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पर तुम्हारा घर, मेरे घर का अर्थ है मैं और मेरी माँ। मेरी माँ की महानता का तुम अंदाज नहीं लगा सकती। तुम निश्चिंत रह सकती हो, पर दुनिया क्या कहेगी? दुनिया संभव है धिक्कारेगी, चीची कहेगी। सह सकोगे? बड़ी आसानी से। उस समय लगेगा बड़े मौके से सुमति हुई, नहीं तो बड़े सस्ते में बिक रहा था। श्रावणी बोली, निर्जन भावावेश में कुछ मत बोलो। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में तुम्हें अफसोस हो, लगे कितनी तुच्छ कीमत पर मैं बिक गया। छोड़ो भी इन बातों की, उसके लिए तो सारा जीवन पड़ा है। अभी तो तुम्हें हर कर ले जाऊंगा। समझ में नहीं आता निर्जन, प्यार देने का या पाने का अधिकार सच में अब मुझ में है या नहीं, यह भी नहीं समझ पा रही हूँ कि अपनों को मैं माफ कर सकूंगी या नहीं। उस दिन मैंने भी तो यही सोचा था कि मेरा वही परम सत्य है। विधाता के लिए उसी धन को तो सहारा माना था। उस दिन वह भी झूठ नहीं था श्रावणी, प्रेम क्या है जानने का मौका था। विश्वमोहन के प्रति तुम्हारा प्यार झूठ नहीं था, गलत नहीं था, पर जीवन के बीच मृत्यु को संजोकर रखना गलत है। यही तो नियम है, ऐसा ही तो होता आया है, इसलिए क्या हमेशा होता रहेगा? तिल तिल मरने के लिए जहां आई हो, जिस जगह का निर्वाचन तुमने किया है, क्या तुम वहां रह पा रही हो? सच सच बताओ। निर्जन की तरफ देखकर श्रावणी बोली, अपना क्रोध मेरे कमरे पर उतार रहे हो? बिल्कुल नहीं, लाख बार इसका धन्यवाद मानता हूँ कि अभी तक इसकी छत तुम्हारे सिर पर टूट नहीं गई। टूट पड़ती तो बुरा क्या होता? नहीं, बुरा तो खैर क्या होता, अंत्येष्टि का खर्चा बच जाता। पर तुम्हारे अभिभावकों का विवेचन भी तो सराहनीय है। उनका क्या दोष? मैं तो अपनी मर्जी से चली आई। यूं ही आकर इतने कष्ट में रह रही हो, इसके पीछे कोई गहरा कारण तो अवश्य ही होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं निर्जन। अगर कारण कुछ था तो पर वह यह कि मैं एकांत में अपने को मन को समझाना चाह रही थी। क्या समझी? यही कि यह कोई समझने की वस्तु नहीं। अच्छी बात है, पर सीधी सी इस बात को थोड़ी मिठास से भी तो बोल सकती थी कि समझी, मन निर्जनमय हो गया है। श्रावणी ने अपने आरक्त चेहरे को निर्जन की ओर एक लम्हे के लिए उठाया, फिर शर्म से पलकें झुका ली। हम लोग अगली ट्रेन से चल रहे हैं, समझी? हम लोग? इतनी बातचीत हो जाने के बाद श्रावणी कांप उठी, बोली, यह क्या ठीक रहेगा? फिर तुम ही बताओ, क्या ठीक समझती हो? क्या तुम्हारे भैया के आगे हाथ जोड़कर कहूं कि मैं उनकी बहन का पानी ग्रहण करना चाहता हूँ था? तो फिर तुम्हारे पूज्य अभिभावक लोकमोहन गुप्ता जी से दरखास्त करूं? यहीं पर आकर मैं बड़ी दुविधा में पड़ी हूँ निर्जन। मन को दुविधा मुक्त रखना सीखो श्रावणी। एक बार फिर कहूंगा कि सच को समझने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसे वातावरण में, ऐसी परिस्थिति में छोड़कर चला जाना मेरे लिए कितना असंभव है, इसे भी समझने की कोशिश करो। कोशिश ही तो कर सकती हूँ, पर सोच रही हूँ तुमने मुझे खोज कैसे निकाला? मैं तो अज्ञातवास में थी। अनादि बाबू से बड़ी चालाकी से पता लगा लिया। खैर, अब फालतू बातें रहने दो, बाकी बातें ट्रेन में कर लेना। अब तो बस चलने की तैयारी में जुट जाओ। श्रावणी सिर झुकाकर बोली, पर किसी को कुछ कहे बिना छिपकर चला जाना तो बचकाना होगा। एक बार वहां चलकर। वहां कहाँ? लोकमान गुप्ता के कब्जे में? मुझे तो लगता है कि आंख से परे होते ही मैं तुम्हें खो डालूंगा। कहाँ खो सकी मैं? इसलिए तो दुख में हो रहा है। शायद मेरे लिए तुम दुख पाओ, यह सोचकर दुख जरूर हो रहा है। छी श्रावणी। सहसा दोनों ही चुप हो गए। निस्तरंग समुद्र की स्तब्धता दोनों पर छा गई। पर स्वच्छंदता और मौन तो पवित्र होते हैं, शब्द तो सही चीज है। फिर भी उस मौन के बीच हवा का कंपन था, आवेश की छोटी छोटी लहरें थी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा उस दिन कौन सी तिथि थी? किस शुभ लग्न में यह योग हुआ, कह सकती हो? क्षण शुभ था या अशुभ, यह तो भगवान ही जाने, पर मुझे तो अपने से ही डर लगता है। मेरे भाग्य में सुख क्या लिखा भी है? प्यार भोग भी सकूंगी? लिखा है श्रावणी, लिखा है। क्या पता? श्रावणी के अंतस्थल से एक लंबी सांस निकल आई। तुम्हारा नाम बड़ा सुंदर है, बुरा मत मानना। तुम्हारी खोज में जब तुम्हारे भैया के घर पहुंचा तो सभी को देखा। आश्चर्य है, इस घर में तुम्हारा काव्यमय नाम किसने रखा? सुना है मेरी दादी ने। दादी? हंसकर श्रावणी बोली, दादी कहती थी कि लड़कियों के लिए नाम की क्या परेशानी। बड़ी बहन बैसाख में जन्मी तो उसका नाम बैसाखी, मैं सावन में जन्मी तो श्रावणी बन गए।
अपने हाथ में रखे श्रावणी के हाथों पर थोड़ा दबाव डालकर निर्जन बोला, तुम्हारी दादी को मैं धन्यवाद देता हूँ, पर मैं भी कितनी अजीब हूँ। श्रावणी बोली, तुम्हें आए कितनी देर हो गई और एक बार भी कुछ खाने को नहीं पूछा, ना ही थोड़ी सी चाय बनाई। बाकी सारे काम जीवन इस पाप का प्रायश्चित करना। कुछ भी हो, अभी तो थोड़ा कुछ खाना ही पड़ेगा। नहीं, अपने लिए मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा, तो फिर किसके लिए उठूंगी? मेरे पास सिर्फ बैठे रहो, ठीक है? अरे बाप रे, उठो उठो, 5:35 पर ट्रेन है, छूट जाएगी, उससे क्या, मैं तो नहीं उठती। अच्छा बाबा, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, अब तो उठो, स्टोव जलाओ, चाय बनाओ, झटपट तैयार हो जाओ। तुम्हारा सामान क्या क्या है बताओ, मैं उसे जचा देता हूँ। सामान तो बस जितना देख आंखों के सामने दिख रहा है ना, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, बस इतना ही। हाँ निर्जन, इतना ही। श्रावणी बोलो, किसके लिए तुम अपने को इतना कष्ट दे रही हो? मालूम नहीं, शायद स्वयं अपने लिए। केवल एक कप चाय बना रही हूँ, ऐसा करोगी तो तब मैं भी नहीं पीता, पर इस समय तो मैं चाय नहीं पीती, मैं भी नहीं, पर अब पीऊंगा मैं तो तुम्हारे हाथ से और तुम्हारे साथ। कितनी मुश्किल है। अच्छा बोलो, हम लोगों ने कब से एक दूसरे को तुम कहना शुरू किया? क्या पता, याद नहीं आ रहा। लगता है हमेशा के लिए हम लोग ऐसे ही बोलते आए हैं, है ना? हो सकता है। सिर्फ चाय दे रही हो, बड़ी शर्म आ रही है, पर मुझे इस बड़ा मजा आ रहा है। इसी तरह हम चुपचाप अनंत काल तक बैठे नहीं रह सकते निर्जन? अगर सकते तो अच्छा होता, पर अभी तो उठना ही पड़ेगा, ट्रेन का समय हो रहा है। उसके पहले एक बार भैया के यहाँ, भैया तुम्हारे उस भयंकर भैया के यहाँ, बाप रे, क्यों डांट खूब पिलाई क्या भैया ने? श्रावणी हंस पड़ी। मुझे डांटने की तो क्या हिम्मत पड़ेगी, डांट अपनी बहन की को पिला रहे थे, जो बहन भाई की बातों में नहीं आई, उसके मुंह पे कालिक पोत कर चली गई। अच्छा बस भी करो, फिर भी एक बार। पर कौन जानता था कि भाई को उतावली श्रावणी के लिए स्वयं भगवान संजय सेन और उसका देवर अनादि रिक्शा में बैठकर वहां आ गए। कमरे में पहुंचकर निर्जन को बैठे देखकर भी अनदेखा करते हुए संजय सेन बोले, शवि सर्वनाश हो गया, तेरे ससुर बिल्कुल अपंग हो गए हैं, तेरा देवर तुझे लेने आया है। शास्त्रों में कहा गया है पुरुष को सब कुछ देख करके जांचना चाहिए, दंभ नहीं करना चाहिए। अब कहाँ गया वह दंभ? सच ही था। लोकमोहन जैसे पुरुष के लिए यह मामूली बात नहीं थी। डॉक्टर निर्जन सोम भी यह सुनकर सन रह गए, क्योंकि जाने से पहले लोकमोहन के घर नहीं गया था, पर अनादि कब चुप रहने वाला था? इतने तंदुरुस्त आदमी अपंग हो गए। लोग कहते हैं कि भगवान अच्छे भले इंसान को तो अपने पास बुला लेता है। विशु भैया मिनटों में चल बसे थे, पर मामा अपाहिज होकर पड़े रहे हैं, और मामी तो कितने सालों से ऐसी ही बैठी है। अब दो दो आदमी हैं, नर्सें चाहे कितनी भी रख लो, पर बाहर का आदमी कितना देख सकता है? किंतु श्रावणी सब कुछ सुनकर भी मौन बैठी थी। वो कैसे जा सकती थी? इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि क्या करे क्या नहीं। कस्बे के इस झोपड़े में वन देवी की तरह बैठी थी, और अनादि अनादि सब कुछ समझकर भी बैठा था कि क्या करेगी। छी छी, यहाँ पे निर्जन सोम भी बैठे थे। अनादि सोचने लगा, मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, श्रावणी कलंक की काली थोपे यहाँ बैठी ही क्यों न रह जाए। इस हालत में श्रावणी का ना जाना अच्छा ही रहेगा, नहीं तो मामा और मामी तो इसी लड़की के हाथों का पानी पीना पड़ेगा। और फिर एक बार इस महारानी के वहां कदम रखने की देर है, अनादि का सारा प्रताप मिट्टी में मिल जाएगा। अनादि की तो यहाँ आने की भी इच्छा नहीं थी, पर अनुसुईया का आदेश टाल भी तो नहीं सकता था। खैर, आकर अच्छा ही किया, यहाँ का आंखों देखा हाल मामी को अच्छी तरह बता सकेगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, ट्रेन का समय हो चुका है। श्रावणी उठ खड़ी हुई। संजय सेन चौंक कर बोला, यह कैसे हो सकता है अनादि बाबू? आप हमारी बहन के ससुराल के हैं, थोड़ा नाश्ता पानी तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आप नाश्ता पानी कीजिए अनादि बाबू, मैं इसी 5 बजे की गाड़ी से रवाना हो रही हूँ। सफेद मलमल की धोती पर एक चद्दर लपेटकर श्रावणी दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा, उदास नजरों से देखता हुआ निर्जन बोला। मैं भी निर्जन। श्रावणी थोड़ा मुस्कुराई, मानो वह मुस्कुराहट भाग्य की निर्ममता और विजय पाने की चुनौती हो। पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा श्रावणी। अनादि और संजय की परवाह किए बिना ही निर्जन श्रावणी के कोमल हाथों को पकड़कर बोला, क्यों जाओगी तुम वहां? मैं तुम्हारे होते कौन है? उन लोगों को से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, वहां तुम्हारा कुछ भी तो नहीं श्रावणी, तुम्हें कोई नहीं चाहता, कोई प्यार नहीं करता। अत्यंत धीरे से निर्जन का हाथ छुड़ाकर श्रावणी बोली, अगर ऐसा होता तो मेरा जीवन बड़ा सहज हो जाता निर्जन, यही तो सारी समस्या है। लेकिन तुम तो उस बंधन को तोड़कर चली आई थी श्रावणी।
चली आई थी सच है, पर बंधन से मुक्त नहीं हो सकी हूँ। यह परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। आज उसी परीक्षा का प्रश्न पत्र सामने पड़ा है। क्या उत्तर दोगी उसका? अभी तक तय नहीं कर पाई। बड़ी सुंदर सुकुमार सुलभ हंसी हंसकर श्रावणी बोली, पहले परीक्षा के हॉल में जाऊं तो सही। एक बार अंदर जाने पर निकल नहीं पाओगे। कोई अगर निकलना चाहे तो आसानी से निकल सकता है। कौन किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अनादि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। स्टेशन पर आकर उसने देखा श्रावणी ने भी टिकट खरीदा, डॉक्टर सोम ने भी खरीदा। श्रावणी लेडीज कंपार्टमेंट में जाकर बैठी। यह सब रंग ढंग अनादि नहीं समझ सका। डॉक्टर सोम क्या आज ही यहाँ आया था या रोज ही आता था? अनुसुईया इधर कई दिनों से डॉक्टर सोम देखने नहीं आया था। लोकमोहन की बीमारी रहने पर भी उसने आना छोड़ दिया था, उसी दिन से जिस दिन अनुसुईया पर गुस्सा होकर शीशे के गिलास पटक कर तोड़ डाला था। जब हावड़ा स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो श्रावणी सोच रही थी कि गाड़ी घर से आएगी या टैक्सी करनी पड़ेगी। के आश्वासन से तो नहीं, पर डॉक्टर मजूमदार को लोकमोहन के पास बैठना ही पड़ता है। बैठे बैठे लोकमोहन की अवहेलना भरी अंतरंग बातें भी सुननी पड़ती हैं। इसी डॉक्टर के सामने तो वे थोड़ा खुले हुए थे। दोनों की बीमारी के बाद वह और भी खुल गए थे। अल्पभाषी लोकमोहन अब अनर्गल बातें करने लगे थे। डॉक्टर मजूमदार से कहते, जानते हो डॉक्टर, अपने को सबसे अलग रखकर ही स्वयं को समझा जा सकता है। गृहस्थी में रहकर भी अलग पड़े रहने से अपना परिचय मिल जाता है। रोगशैया इसके लिए बड़ी अच्छी जगह है। बिस्तर में पड़ा पड़ा देख रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, फिर भी गृहस्थी चल रही है। तभी तो मालूम होता है कि इस गृहस्थी में मेरा स्थान क्या है। आज बिस्तर पे पड़ा पड़ा मैं यह समझ सकता हूँ कि बहू ने उस दिन मेरी ऊंची भावना के लिए दान को क्यों ठुकरा दिया था, क्यों बोली थी मुझे माफ कीजिए। मेरी वह इच्छा सात्विक नहीं थी, राजसिक थी। मुझ में अहम था। फिर कहते कहते उत्तेजित होकर बोले, तुम जानते हो डॉक्टर, जब यहाँ से बहू गई, विशु की पुरानी धोती पहनकर गई, पतले किनारे की मर्दानी धोती। यह देखकर तुम लोगों की मिसेस गुप्ता बोली, आज उसका रूप देखकर मेरी आंखें तृप्त हुई। मैं भी चुप रहा, मैं इसका विरोध भी नहीं कर सका। सच पूछो तो मेरी आंखें भी निःशब्द यही चाह रही थी। उसके बाद जब मैं सोचने लगा तो डॉक्टर तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। सुन रहा हूँ मिस्टर गुप्ता। तो फिर जमाई क्यों ले रहे हो? शारीरिक थकावट है और कुछ नहीं। लोकमोहन बोले, हाँ मुझे भी उस समय यही लगा कि यह ठीक है। मैं ही इतने दिनों से गलती कर रहा था। लेकिन डॉक्टर, तब तक संदेह ने मन में घर कर लिया था। लग रहा था मैंने शेरडी को खून का स्वाद चखा दिया है। घास पात अच्छा है कहकर जिसने मुझे चकित कर दिया था, शायद उसकी रुचि अब बदल रही है। मन में भयंकर यंत्रणा होने लगी। प्रेशर बढ़ गया। गुस्से में आकर वसीयत बनाई कि मेरे लड़के की मृत्यु मेरे जीते जी हुई है। कानूनन उसका कोई हक नहीं, फिर भी वसीयत में मैंने उसे सब कुछ का मालिक बना दिया कि जैसी मर्जी वह खर्च करेगी, पर एक शर्त पर। वह यह कि वह लोकमोहन गुप्ता की पुत्र वधू है। यह परिचय उसे रखना पड़ेगा। तुमसे क्या छिपाऊं डॉक्टर, सोचा था मेरी इस उदारता से वह पिघल जाएगी, फिर कभी नहीं कह सकेगी कि अपनी बात मुझे ही सोचने दीजिए पिताजी। वसीयत पर जब उसके पास भेजने के बारे में सोच ही रहा था कि खबर मिली वह भाई का घर छोड़कर स्कूल में नौकरी करने चली गई। एक टूटी सी कुटिया में रहती है। तब तब मुझे कैसा लगा तुम समझ सकोगे डॉक्टर। मैं उसे जैसी अब तक सोचता आया था वह वैसी नहीं थी। हिसाब ही नहीं बैठा रहा था। उसे अपनी संपत्ति का लोभ दिखाना, उस पर व्यंग करना होगा। इसके जीवन में खुशी ही खत्म हो गई है। वह संपत्ति लेकर भी क्या खुशी हासिल कर सकेगी? काशी में भंडारा चढ़ाएगी, पूरी जगन्नाथ के मंदिर में दान देगी, पंडे को सोने की खड़ाऊ बनवा देगी। उस समय अपने पर भयंकर घृणा हुई। डॉक्टर, प्रेशर बढ़ता गया और धिक्कार के आवेश में मैंने वह वसीयत फाड़ डाली। इस बार वह बड़ी बुद्धि खर्च कर नई वसीयत बनाई। इस बार शर्त रखी, अगर वह फिर विवाह करेगी तभी लोकमोहन गुप्ता की संपत्ति की उत्तराधिकारी बन सकती है। वकील आंखें फाड़े मुझे घूरता रहा। सोचा होगा कि बुढ़े की दिमागी हालत नाजुक है। बोला भी, अभी पक्की वसीयत बनाने की जल्दी भी क्या है। पर मैंने उसे डांटकर वसीयत पक्की करा ली। पर इतना सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ डॉक्टर, तुम तो सारी बातें जानते ही हो। हाँ मिस्टर गुप्ता, मुझे सब कुछ मालूम है, आप अधिक ना बोलिए। तुम्हें मालूम है सब कुछ? नहीं डॉक्टर, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। दूसरों के सामने सब कुछ जानने की बड़ाई करना, पर मेरे सामने नहीं। तुम्हें मालूम है अनादि बहू को लाने के लिए गया है? जानता हूँ, सुना है, अच्छी बात है। तुम्हें क्या लगता है बहू आएगी? आना तो चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों? उत्तेजनावश लोकमोहन ने अपनी गर्दन उठानी चाहिए, पर वह बिस्तर पर ही रगड़ खा गई। चिल्लाकर बोले, बोलो डॉक्टर, उसका यहाँ आना क्यों और किस लिए उचित है? एक छोटी सी सुकुमार लड़की से हम लोग क्यों कर्तव्य की इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं? उसके साथ हम लोगों ने क्या उचित व्यवहार किया है? हमने
किसी दिन यह भी समझने की कोशिश की है कि आखिर वह क्या चाहती है? मिस्टर गुप्ता, आपको और उत्तेजित नहीं होना चाहिए, हानि होगी। हानि? क्षति? घृणा से लोकमोहन का चेहरा विकृत हो उठा। चिल्ला चिल्लाकर बातें करने से मुझे नुकसान पहुंचेगा डॉक्टर? तुम लोग बड़े बेशरम होते हो। सुनो डॉक्टर, बहू अगर अनादि के साथ नहीं आई तो मैं उसे दोष नहीं दूंगा। एक बार फिर नई वसीयत बनाऊंगा और उसे सब बातों की छूट दे जाऊंगा। मिस्टर गुप्ता, आपके पारिवारिक मामलों में कुछ ना कहना ही ठीक है, पर दोस्त की तरह आपने मुझे माना है, इसलिए पूछता हूँ कि मिसेस गुप्ता के प्रति क्या आपको कोई कर्तव्य नहीं? मिसेस गुप्ता, आई सी। क्या करूं डॉक्टर, उसकी बात मुझे याद ही नहीं रहती। और फिर संपत्ति की उसे जरूरत भी क्या है? वह तो भी किसी भी क्षण दम तोड़ सकती है। दम नहीं भी तो तोड़ सकती है। डॉक्टर मजुमदार आरक्त होकर बोले, हो सकता है बहुत दिन और भी जी जाए। क्या बकते हो डॉक्टर, सच कह रहे हो? तब तो मेरे पास उसका कुछ भी प्राप्य नहीं है। सारी जिंदगी मैं यही सुनता आया हूँ, मैं मर रही हूँ, मर जाऊंगी, मर गई, मर गई। यह कहकर उससे मुझसे बहुत कुछ छीना है। मैंने उसका ऋण चुका दिया है। बोलो, ठीक कह रहा हूँ ना? मैं कुछ नहीं कहना चाहता मिस्टर गुप्ता। डॉक्टर, तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है कि मिसेस गुप्ता यदि तुम किसी सहृदय के हाथों में पड़ती तो। अरे अरे, क्या हुआ? उधर से अचानक रोने धोने की आवाजें कैसी आ रही है? देखो तो डॉक्टर, क्या मालूम हो मामला क्या है? हाँ, अनुसुईया रो रही थी, समुद्र के वेग की तरह नहीं, समर्थ्यहीन गले से चींची कर बिलक कर रही थी। डॉक्टर मजुमदार को उठकर देखने की जरूरत नहीं थी। मामला साफ था। श्रावणी आई थी। श्रावणी को देखकर अनुसुईया के हृदय के उमड़ते दुख को सहारा मिला था। बोली, बहू, अब फिर कभी हम लोगों को छोड़कर मत जाना बेटी। तुम्हारे चले जाने से अत्यंत और अवहेलना से तुम्हारे ससुर का क्या हाल हुआ है, जाकर देख, क्या थे क्या बन गए। सांत्वना का कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ा। श्रावणी की आवाज सरल, मृदु और शांत थी। जिस स्वर में कभी रस था, शायद भाग्य की जहरीली हवा में वह सूख गया था, इसलिए साफ सूखे कंठ में बोली, अब और क्यों रो रही हो? मैं तो आ गई हूं ना। हाँ। श्रावणी फिर आई थी, संभावनाओं से पूर्ण जीवन को पीछे छोड़कर फिर एक बार आई थी। पर यहाँ जो कुछ छोड़ गई थी वह भी तो अब खो चुका था। कहाँ गई वह शीतल छाया जहाँ बैठकर वह उदासी के दूषण काट लेती? सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। श्रावणी के उसी कमरे में लोकमोहन ने अपनी अंतिम शैया बिछाई थी, लेकिन क्यों? यूं ही अचानक उस दिन ताला खोलकर लोकमोहन इस कमरे में आए थे। अकेले ही बहुत देर तक चहलकदमी कर रहे थे। टेबल की दराज, किताबों की अलमारी, सभी कुछ खोलकर देख रहे थे। उसके बाद तो किसी ने को कुछ भी नहीं मालूम कि वे कब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। नौकर ने किसी तरह उनके पत्थर से अवश्य शरीर को डबल बेड पर सुला दिया था और तब से लोकमोहन वहीं उसी बिस्तर पर पड़े थे। उनको हिलाने डुलाने का साहस भी किसी ने नहीं किया था। विश्व मोहन ने जहां सोकर अंतिम सांस ली थी, आज लोकमोहन भी वहीं पड़े अपने अंतिम पल गिन रहे थे। पर पल गिनने पर ही क्या मृत्यु किसी के करीब आ जाती है? शायद मौत को अचानक आकर कीमती जान को चुराने में ही खुशी होती है। प्रतीक्षा की घड़ियां गिनने वालों पर उसे रुचि नहीं होती। क्या मालूम लोकमोहन को भी प्रतीक्षा के कितने पल गिनने पड़े। आते ही श्रावणी लोकमोहन के पास जाने के लिए अधीर हो उठी थी, पर अपने कमरे का इतिहास सुनकर थोड़ी देर के लिए अपने को संभाल नहीं पाई। फिर भी शक्ति जुटाकर धीरे धीरे लोकमोहन के पास जाकर खड़ी हुई। आदत के मुताबिक उनके पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। बस बस, पैर हटाने की कोशिश में लोकमोहन का सारा शरीर सिकुड़ गया, पर पैर हिला नहीं। फिर हंसकर बोले, सोते हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते बेटी, आयु घट जाती है, जानती नहीं? श्रावणी ने अपने हाथों को समेट लिया, पलंग के छोर पर टिकाकर खड़ी रही। कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाने का साहस नहीं हो रहा था, मानो नजर उठाते ही यह कमरा अपरिचित सा लगने लगेगा। क्या देख रही हो बेटी? तुम्हारा यह कमरा तुम्हारे इस बूढ़े लड़के ने दखल कर लिया है, इसलिए अवाक हो रही हो? श्रावणी चौंक उठी। चौंक कर ही उसने लोकमोहन की तरफ देखा कि उनके चेहरे की सारी रेखाएं बदल चुकी थी। यह चेहरा कैसा था? किसी असहाय, पश्चाताप जर्जित दया प्रार्थी का चेहरा, या पृथ्वी से अपनी मुट्ठी ढीली कर ली हो, ऐसे किसी पवित्र बुद्ध का। फिर श्रावणी हार जीत के खेल का प्रश्न कैसे उठाती? यहाँ तो जीत ही हारती। श्रावणी के मौन चेहरे को देखकर लोकमोहन बोले, यह तो तुम्हारा ही घर है। कि वहां निर्जन सोम को देखकर स्तब्ध रह गए और फिर अनादि के मुंह से उन्होंने सारी कहानी की पता की। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात की चिंता नहीं श्रावणी, नर्स आएगी, देख लेगी। नौकर चाकर और सर्वोपरि गुणों की निधि मेरा यह डॉक्टर है। मेरा काम तो चल ही जाएगा बेटी। डॉक्टरों को वैसे भी मैं घंटों के हिसाब से फीस दूंगा। तय हो गया, तुम जा सकते हो। बाबूजी, यह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता बहू? इस डॉक्टर को
मेरा जाना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं बाबूजी, मुझसे नहीं होगा। अजीब सूनेपन से डॉक्टर निर्जन ने पूछा, नहीं होगा मतलब? नहीं निर्जन, अब नहीं हो सकता। पर उनके पास तो पैसा है, हजारों सुविधाएं हैं। हम लोगों के लिए भी तो, श्रावणी ने कहा, प्रतीक्षा करने के लिए समय पड़ा है, प्रतीक्षा करने की शक्ति भी है। यह प्रतीक्षा कहीं अनिर्दिष्ट समय के लिए भी तो हो सकती है श्रावणी। हो सकता है, यही तो शक्ति की परीक्षा है। माँ को कह कि बहू ला दूंगा। एक फीकी हंसी हंसकर श्रावणी बोली, तुम्हारे पास मेरी सीमाहीन त्रुटियां हैं सोम। हारी गई अंत तक? और एक बार श्रावणी हंसी, स्निग्ध कोमल हंसी, फिर बोली, हार गई या जीत गई, इसकी मीमांसा तो अभी तक नहीं हो सकती निर्जन। यह तो अभी शुरू है।